कैन वी स्टार्ट? चलो आज बहुत अच्छा दिन है, अच्छी बात है। आज से शुरू करेंगे। 40% पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 60% है कॉर्पोरेट अकाउंट्स। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं ही विल टेक केयर, और मुझे केवल 40 मार्क्स के लिए करना है। अब 40 मार्क्स में क्या है सिलेबस, मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा है लेकिन कम भी नहीं है। मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर हम बिल्कुल रेगुलर वे में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे सबके रिक्वायर्ड मार्क्स आराम से आएंगे। रिक्वायर्ड का मतलब होता है एटलीस्ट 70% 80% नंबर तो हर एक के आने चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है इसमें आराम से नंबर वगैरह आ सकते हैं। मतलब पूरे 40 नंबर भी कोई चाहेगा तो आएंगे, और थ्योरी में भी नंबर वगैरह कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस आपको ये है कि आप एक चीज ध्यान रखना, आप ये मान के चलो कि जो फाइनेंस का फील्ड है ना, बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, वेनेजुएला में जो प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपको पता होगा अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। हमारा गोल्ड का रेट एकदम 1.5 लाख रुपए तोला हो गया ओनली बिकॉज ऑफ दैट। तो ये ना फाइनेंस के बारे में ना हमारे को जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज मैंने आपको पहले बोली थी कि आजकल के टाइम में ना कहते हैं फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट पर्सन सर्वाइव्स। इसका मतलब होता है कि मान लो जी 5,000 लोगों ने सीएस की डिग्री ली, 5,000 लोगों को इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाखों रुपए का पैकेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें से 500 में से एटलीस्ट 50 तो ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। और वो 50 कौन से होंगे? जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जिनको हर तरह से अवेयरनेस है, हर चीज में बड़े एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के मामले में अच्छे हैं। तो आई होप, आई प्रे कि आप उन्हीं 50 में से हो जो बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। ठीक है। तो हमने अपनी जब पहली क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये कहा था, आज ना लिखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपना ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी नई नई चीजें मार्केट में आती हैं, आपने कभी सुनी नहीं सुनी, और उसका मतलब क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। फाइनेंस की चीजें जो होती हैं हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे ना थोड़ी सी आदत है, हम लोग ना टेस्ट ज्यादा करते हैं। तो टेस्ट में ये रहता है आपको ना परफॉर्मेंस पता चलता रहता है। कई बार हम लोगों को लगता है जी मेरे को चैप्टर अच्छी तरह आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैंने टेस्ट लिया, आप उसकी प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हो या आपकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी प्रॉपर नहीं होती है, तो पता चलता है यार मैं तो सोच रहा था 80 नंबर आएंगे, मेरे तो 30 नंबर आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब टेस्ट होंगे ना, तो जो हमारी कमी है वो बाहर आती जाएंगी और हम उसको धीरे धीरे रिफॉर्म करते जाएंगे। हर अगले टेस्ट में और अच्छे नंबर, हर अगले टेस्ट में और अच्छे नंबर, ऐसे कर करके अगर हम करते जाएंगे ना थोड़ा बेटर रहेगा। तो मैंने जो पहला टेस्ट प्रपोज किया हुआ है वो इस महीने के लास्ट में, मतलब अब जैसे हमारी यहाँ 7th है, तो मेरी जो क्लास होती है MWF में होती है, तो 30th ऑफ जनवरी फ्राइडे होगा मेरे ख्याल, अगर मैं गलत नहीं तो चेक कर लो एक बार। 30th ऑफ फरवरी शायद, ठीक है, 30th ऑफ जनवरी, 30th ऑफ जनवरी शायद फ्राइडे होगा। ठीक है, फ्राइडे है ना। फ्राइडे को टेस्ट लेने का पता क्या पर्पज होता है, मैं बता भी देता हूं, क्योंकि मेरे को ना टाइम मिल जाता है संडे को पेपर चेक करने का। तो पेपर अच्छी तरह मैं चेक बाहर से भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के हैं हमारे चेक कर देते हैं। लेकिन पहले 2-3 बारी मैं पेपर खुद चेक करूंगा, क्योंकि मुझे ना हर एक का पता चलेगा किसकी क्या कमी है, कैसा है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला टेस्ट होगा आप देख लीजिए जी, दैट इज ऑन 30th ऑफ जनवरी। और इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा? सबसे पहला हमारा है जी, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है, ये होती क्या क्या चीज है। पहली चीज तो ये होगी जी हमारा इंट्रोडक्शन टाइप, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है क्या। सेकेंड हम करेंगे जी इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और हमारी परपेचुटी क्या चीज होती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, कैसे कैसे एन्युटी होती है, कैसे कैसे इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आप लिखना तो लिख सकते हैं क्या क्या सिलेबस होगा। और थर्ड नंबर पे हमारा रहेगा जी कैपिटल स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है बहुत अच्छा,
कैपिटल स्ट्रक्चर के ना बेसिकली दो पार्ट है, एक है पार्ट 1, उसको बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस वगैरह बोलते हैं, और एक हमारा होता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये चारों चैप्टर तो आई डाउट कि हो पाएंगे। वैसे थ्योरी भी आएगी, क्यों नहीं आएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो हमारा ना सीक्वेंस ऐसे चलेगा, मैं पहले 4 चैप्टर करवाऊंगा, और मुझे जहां तक उम्मीद है हम 30 जनवरी तक ना ये पहले वाले 3 कवर कर पाएंगे। तो ये पहले वाले 3 मान लीजिए हमारे टेस्ट में आएंगे। अगर मान लो 4th वाला शुरू भी कर देंगे तो वो टेस्ट में नहीं आएगा। जो हमारा अगला टेस्ट होगा फरवरी महीने के लास्ट में, उसमें क्यूमुलेटिव वे में चलता जाएगा। जैसे 3 पहले हो चुके हैं चैप्टर, 2 चैप्टर मान लो और हो जाएंगे, 5 चैप्टर हो गए, तो 5 चैप्टर का मिक्स करके टेस्ट हो जाएगा। फिर मान लो मार्च के एंड में जो होगा, सपोज 8 चैप्टर हो चुके हैं, 8 चैप्टर का मिक्स करके हो जाएगा। और अप्रैल महीने में तो शायद ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगा। तो सारा का सारा एमटीपी, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर वगैरह हैं, वो सारे धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। और टारगेट ये रखेंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी 8 टेस्ट लिया ना, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और जितने बार हमारे टेस्ट कम हुए ना, बच्चों ने बहाना मार दिया, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी, आए टेस्ट मत करो जी, ये मत करो वो मत करो। हमने भी बच्चों का लिहाज कर लिया, तो बाद में पता चला रिजल्ट उतना नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारे फायदे के लिए सबसे अच्छी चीज है कि जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना हमारे को अच्छा होने वाला है। ठीक है जी। तो आप ये मान लो जी, शायद आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी तो लिखना, नहीं तो आपने चीजों को थोड़ा सा आज ने इसको इंट्रोडक्शन के वे में समझो जी। हम लिखते हैं जी, ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं जी, इंट्रोडक्शन क्या चीज है। आपकी इंट्रोडक्शन तो होगी, मेरी इंट्रोडक्शन भी होगी, एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो बच्चे पहली क्लास में आए थे, मैंने आपको एक बार बताया था, आप सोच के देखो, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस जिसको आप कंपनी बोलते हो, बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी देख लीजिए, हम किसी का नाम लेते हैं, रिलायंस वाले हैं, टाटा वाले हैं, डिलॉयट वाले हैं, ईवाई वाले हैं, एक्सचेंजर वाले हैं, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी में ना कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो जी, एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स का, लिखने की जरूरत नहीं, आप सब समझने की कोशिश करना। एक डिपार्टमेंट होता है जी ऑडिट का, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता होगा? दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता होगा? इसका बेसिकली काम होता है अकाउंट्स को मैनेज करना। कुछ बच्चे कहते हैं ना अकाउंट्स को लिखना, सिर्फ मुनीमगिरी करना, डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया, वो तो कोई भी अकाउंटेंट कर सकता है। पर जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसका काम होता है अकाउंट्स को मैनेज करना। मैनेज का मतलब क्या होता है? आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहां लगेगा, 2 कहां लगेगा, 5 कहां लगेगा, 6 का टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मालूम होगा आपको। तो अकाउंट्स की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपने मतलब का हूं। तो अकाउंटिंग के हमारे जो स्टैंडर्ड है, कहां पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, किस चीज की वैल्यूएशन कैसे करनी है, उनका यही काम है। डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे लगाना है, सब मतलब वही काम होता है उनका। मतलब इसको बिल्कुल, एक तो होता है जीएपी, आपको पता होगा जी, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएएपी, ये क्या होते हैं। फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो सब चीजों को लीगल वे में, मतलब लीगैलिटी को मेंटेन करते हुए हमें अपनी बुक्स को कैसे मैनेज करना है, कब बुक्स को क्लोज करना है, किस किस फॉर्म में क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं, ये सब होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम। और जो आदमी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है, वो कोई भी हो, उसका कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? केवल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट ठीक रहना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। मान लो मैं आपके पास आता हूं, मेरी ड्यूटी क्या है? आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, बाकी हर टीचर अपने आप देखेगा। मैं अगर इंटरफेरेंस रेट में करना शुरू कर दूं तो ना आपको अच्छा लगेगा, ना मुझे अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर एक का काम बटा हुआ है। अगर हम अपना अपना काम परफेक्टली करेंगे सारे, तो आउटपुट नेचुरली परफेक्टली आ जाएगा। मैंने अपना काम परफेक्टली किया, ए ने अपना काम परफेक्टली किया, बी ने अपना किया, तो मेरा जो पर्पज है, दैट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कितना इफेक्टिवली कितना करता है, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब जिसके पास ऑडिट डिपार्टमेंट है उसका काम क्या होगा जी? ऑडिट करना। ऑडिट में क्या करना होता है? जो हमने बुक्स मेंटेन किए हैं, क्या उसमें इनकम टैक्स के सारे रूल्स फॉलो किए? क्या हमने उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर वे में फॉलो किए? क्या कहीं पे कंपनी लॉ का वायोलेशन तो नहीं हो रहा? क्या कहीं पे किसी और चीज का वायोलेशन तो नहीं हो रहा? ऑडिट भी ही करना होता है हमारे को। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द ऑडिट डिपार्टमेंट। मतलब हर आदमी जो भी है टॉप मोस्ट पोस्ट है, लेकिन हर आदमी केवल एंड केवल अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम आते हैं जी, हमारा जो पूरी कंपनी है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे ऊपर होता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जो हमारी सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद, डायरेक्टर्स तो मालिक हो गए जी, जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है वो होती है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या होता होगा? एक डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसका काम क्या होता होगा? कंपनी में हर चीज की मैं मॉनिटरिंग करना है। अगर हमारी कंपनी में 1 रुपया भी आ रहा है तो कहां से आ रहा है? 1 रुपया भी कहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है? किस पर्पज के लिए कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? कौन से सोर्स से कौन सा पैसा आ रहा है? हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्रॉफिट जा कहां रहा है? क्या हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो हमसे नाराज तो नहीं है? क्या हमारी जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको सेटिस्फेक्शन हो रही है काम से? तो ओवरऑल करना पड़ता है ना उनको सीएफओ का। तो जब आप सीएफओ बनोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आदमी काम करते हैं उनकी ड्यूटी होती है बिल्कुल ओवरऑल फाइनेंस को मैनेज करना, तब इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना। उसमें उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगे अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, और कैसे कैसे करना है वो सब चीजें आप कर भी लोगे। ठीक है, अब हम एक चीज और देखिए जी, आपने ना 11th में 12th में हो सकता है अभी भी अकाउंट्स में ना क्वेश्चन पढ़ते होगे जी, किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, तो डिबेंचर इशू कैसे कर सकते हैं जी? एट पार भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, और हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं जी। कौन डिसाइड करेगा कि डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करना चाहिए, डिस्काउंट पे इशू करना चाहिए, एट पार इशू करना चाहिए? ये डिसीजन कौन लेगा? सीएफओ, फाइनेंस के लोग हैं। अकाउंट्स वालों को बोल दिया जाएगा हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे करेंगे, तो आप अपना उसी हिसाब से एंट्रीज कर लो, उसी हिसाब से सब कुछ जो जो भी अरेंजमेंट करना है कर लो। लेकिन डिसीजन कौन लेगा? यहां से हमारी कंपनी को आज 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, ये पैसा कहां से आएगा? क्या हम स्टेट बैंक से लोन लेंगे? क्या हम डिबेंचर इशू करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारे सेबी की गाइडलाइंस क्या है? क्या हम डिबेंचर इशू कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन क्या है? डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे रूल्स कौन फॉलो करेगा? सीएफओ। तो सीएफओ का काम क्या है? पूरी कंपनी कैसे चलेगी ये सारा किसको देखना होगा? सीएफओ को। क्योंकि ये नहीं है कि अकाउंटेंट तो कहेगा मेरे को जैसा बोला गया मैंने कर दिया। अब अकाउंटेंट को बोलोगे जी आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे क्यों इशू किया, वो कहेगा भाई सब देखो मेरे को इंस्ट्रक्शन दी गई है इसलिए हमने उस पर कर दिया। अब मान लो कल को हमारा प्रॉफिट आया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड बांट दिया, तो भैया डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना, कितना बांटना है कितना नहीं बांटना, कितना रिजर्व में रखना है, कितना क्या करना है, ये सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं? सीएफओ। तो आप एक चीज देखो, सीएफओ का मतलब क्या होता है? फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी है, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, प्रॉफिट कमाएंगे तो उसका क्या करेंगे, मान लो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन को अप्लाई करना है, ये सारी चीजें कौन करेगा? सीएफओ। तो सीएफओ का ना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, इसलिए जो सीएफओ की पोस्ट पे लोग होते हैं ना, वो वही होते हैं जिनको फाइनेंस की बहुत ज्यादा डीप और बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज होती है। मतलब आपको अगर छोटी छोटी चीजों की नॉलेज नहीं है, आपको दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं फिर, हम लोग उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो फाइनेंस की जिसको बहुत डीप नॉलेज होती है वो आदमी क्या होता है जी? सीएफओ बनता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या चीज? अब से मेरे साथ एक पैराग्राफ लिखेंगे, उस पैराग्राफ को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी जी है क्या चीज है।
तो आपने ऊपर लिखना है जी, सबसे ऊपर लिखोगे जी व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये एक भाई साहब पूछ रहे थे क्या थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, तो ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है जी, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले लिखेंगे जी व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी फिलहाल 1 वीक तक आप लिखते रहो और नेक्स्ट वीक में आपको बुक मिल जाएगी, बुक में भी मार्क करवा देंगे और लिख भी लेना, समझा भी देंगे, वीडियोज भी देखोगे, रिकॉर्डिंग भी देखोगे, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, चलो अब देखो जी, एक एक वर्ड को आराम से समझना। आप सब एक लाइन की डेफिनेशन लिखो जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। अब ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ठीक है, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीद लेना और जो हम क्वेश्चन आपको देंगे ना, उन क्वेश्चन को रोज की रोज करना। ठीक है, केवल 3 या 4 बच्चों ने मेरे से असाइनमेंट लिया था करने के लिए, मैंने इनको असाइनमेंट दिया था। तो आप आराम से जो भी मेरे से कहोगे सब असाइनमेंट मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेंगे, बुक की प्रिंट होके आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोशिश करना, मैक्सिमम कोशिश करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे फायदे में रहोगे। FM is a process. Financial management is a process of procurement of funds, and deployment of funds. इन दोनों के नीचे भी लाइन लगा लो जी, procurement of funds and deployment of funds. Financial management is a process of procurement of funds and deployment of funds. So wisely to achieve the motive of number 1 profit maximization, and number 2 wealth maximization. एंड भी ले देते हैं बीच में, एंड नंबर 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब जो चीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नेचर का। सबसे पहले देखो जी, सूर्य भगवान जी निकलेंगे, फिर मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद दोपहर होती है, फिर उसके बाद आफ्टरनून होता है, उसके बाद इवनिंग होती है, इवनिंग के बाद नाइट होती है, फिर ऐसे पूरा का पूरा प्रोसेस घूमता रहता है। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही। तो इसको कहते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। जो चीज हमेशा चलती रहती है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया है, ये हमारी ऑटोमेटिकली चलेगी, इसमें कोई रोकता नहीं है। आपकी जितनी भी एज होगी, आपने कभी आज तक नहीं देखा होगा कि कोई इस प्रोसेस में चेंज हुआ है। भाई किसी दिन रात पहले होगी थी, दिन बाद में हुआ, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। भाई सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना, इवनिंग पहले होगी थी, दोपहर बाद में हुई, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रोसेस का मतलब होता है फिक्स प्रोसेस है, हमारा चलता रहता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या है जी, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या है जी, सबसे पहला काम होता है जी प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हमें अपने फंड्स को अरेंज करना होता है, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी, व्हाट इज प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स। मान लो हमारे को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। हमारे को मान लो जी हम कंस्ट्रक्शन कंपनी के CFO हैं और हमारे को गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों ने, कि आपने रोड पे ये करना है, वो करना है, पूरा काम करना है, और उसके लिए हमारे को 5 करोड़ की जरूरत है। मान लो DMRC से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आपने एक पर्टिकुलर काम करना है जी, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का काम मिल गया आपको। अब पहली बात यह जी, इस पैसे को हम लाएंगे कहां से, ये किसका काम है, ये काम कौन करेगा, CFO। अब लाने का मतलब ये नहीं हम 20% ब्याज पे लेके आ गए। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़े हमारा, हमारी वेल्थ भी बढ़े। अब ये दोनों क्या अलग अलग होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, कौन सा बेटर है, कौन सा, इस पे भी आएंगे। तो
आपके हिसाब से सोचो जी, कौन बताएगा कि प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स में आप देखो जी, सोर्स ऑफ फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोर्स ऑफ फंड एक एक करके आप बताना। और बिल्कुल देखो, मैं अभी कह रहा हूं, पहली बार ना हमें कोई जल्दी नहीं है। मेरा मन ये है कि आपका ना माइंड बिल्कुल इतना खुल जाए, आपको फाइनेंस के बारे में समझ आना शुरू हो जाए कि फाइनेंस है क्या। हमें दूर से ना पता नहीं चलती चीजें क्या चीजें हैं, तो थोड़ा समझ में आ जाए। आप बताओ जी, मान लो आप किसी कंपनी के सीएफओ हो, आपको सपोज कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई जी, बहुत बढ़िया, और आप उस पोजीशन पे पहुंच गए, तो आपके पास फंड्स को लाने के कौन कौन से सोर्सेज हैं? हाँ जी, सबसे पहले क्या चीज? इन्वेस्टमेंट। कहां से लाएंगे इन्वेस्टमेंट? तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ, वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी आर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपका मतलब हम डिपॉजिट्स वगैरह लेंगे लोगों से? अच्छा, सी स्टाइलिंग इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। एक मिनट, ठीक है, आपकी बात में कुछ नहीं, हम अब डिस्कस करेंगे मैडम। और कुछ आगे, और कोई सोर्स? हाँ जी, बैंक से लोन, बहुत बढ़िया जी। डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, और कुछ? शेयर इश्यू कर सकते हैं, और कुछ? चलो एक एक करके करते हैं जी। सबसे पहले मैंने लिखा जी, हम इक्विटी ला सकते हैं। सबसे पहले जी, मैं इक्विटी ला सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में क्या है जी, दो चीजें होती हैं हमारी, एक होती है प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, फाइनेंस में हर चीज का टेक्निकल मीनिंग होता है, और आपसे पेपर में बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें पूछी जाएंगी, और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, तो आई कैन एश्योर यू किसी भी बच्चे के नंबर 80% से कम नहीं आएंगे। मतलब मेरे सब्जेक्ट में 40 में से 30, 32, 35 नंबर का मैं टारगेट मानता हूं हर बच्चे के आने चाहिए। बाकी आप कॉर्पोरेट अकाउंट में कितने लाओगे वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो जो भी टीचर है आपके वो ध्यान है, आप जानो। अब बताओ जी, आप बताओ दोनों में डिफरेंस क्या? टेक्निकल, आप तो लॉ के स्टूडेंट्स हो, मुझे दिशा मैडम कई बार बोलती है सीएस के बच्चे लॉ में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं कहता हूँ जी, अच्छी बात है भाई, सीए वाले इतने इंटेलिजेंट नहीं होते लॉ में जितने सीएस वाले होते हैं। सही बात है ये, क्योंकि आप ज्यादा लॉ पढ़ते हो। बोलो मैडम। इक्विटी में? अच्छा, प्रेफरेंस में नहीं बनते। इक्विटी का मतलब इक्विटी है वो, वोटिंग राइट में मिलते हैं। चलो हम नियर बाय पहुंच गए, और कुछ? और किसी का कुछ भी आइडिया? इसको हम प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? दो चीजों की प्रेफरेंस होती है, दोनों इक्विटीज है। वो वोटिंग राइट वाली बात ठीक है, कोई नहीं है। वोटिंग राइट का फाइनेंस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। वोटिंग राइट तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, वो उसका फाइनेंस से लेना देना नहीं होता। आपका पैसा प्रेफरेंस से आया या इक्विटी से आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वोटिंग राइट उनका इंटरनल मैटर होता है। दो चीजों की प्रेफरेंस होती है। पहली प्रेफरेंस क्या होती है हमारी? पहली प्रेफरेंस होती है जी, जब हम डिविडेंड देते हैं तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है, अगर हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, हमारी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तो सबसे पहले जो पेमेंट मिलेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी। क्योंकि इनको दो प्रेफरेंसेज होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं जी? प्रेफरेंस। बाकी फाइनेंस के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आपका पैसा ए से आ रहा है, चाहे बी से आ रहा है, चाहे सी से आ रहा है, चाहे प्रेफरेंस से आ रहा है, चाहे दूसरे शेयर से आ रहा है, इक्विटी मतलब इक्विटी। ठीक है जी, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, आपने मालिकों को बोला भैया 5 करोड़ रुपए जरूरत है, बताओ आप दे सकते हो तो बढ़िया, नहीं दे सकते हो तो फिर मैं कोई दूसरा सोर्स ढूंढता हूं। तो सबसे पहला जो राइट होता है वो इक्विटी का होता है। तो हमें 5 करोड़ चाहिए था जी, हमने सबसे पहले ट्राई किया क्या हमको इक्विटी मिल सकती है। तो इक्विटी में दो चीजें थी, मैंने आपको दोनों बताया जी क्या होता है। ठीक है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस हो जाइए। दूसरा सोर्स आपने क्या बोला जी? दूसरा सोर्स बोला जी, इक्विटी के साथ होते हैं जी डेट।
अगर इक्विटी नहीं है तो क्या करेंगे जी, बाहर से पैसा अरेंज करेंगे। इसको दो ही कैटेगरी में बांटेंगे ना, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है। और डेट में बांटेंगे तो क्या हो सकता है जी, या तो आप डिबेंचर की फॉर्म में कर सकते हो या आप लोन की फॉर्म में भी कर सकते हो। अब डिबेंचर्स करेंगे तो क्या होगा, लोन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, आपके कंपनी को कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और कंपनी की मैक्सिमम वेल्थ भी बढ़नी चाहिए। प्रॉफिट और वेल्थ में अभी हम आएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। हम फिलहाल ये मोटिव में आके चल रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। डिबेंचर में क्या होता है जी, जैसे आपने देखा होगा जी, हमारा लिखा होता है 10% डिबेंचर। सपोज हमें लिखा हुआ जी 10% डिबेंचर्स, आपने लिखा है जी 10% डिबेंचर ऑफ ₹2000। अब आप इसको कंपनी के एंगल से देखोगे तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 2000। और मैंने इसको बोला जी, आपने इसको इशू किया जी 5% प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस क्या हो गया जी, इसका इशू प्राइस हो गया जी 2100 रुपए। आप इसको मान लो रिडीम करोगे जी 10% प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी जी, 2200 रुपए। अब एक हमारा वर्ड होता है जी कूपन। कूपन रेट कितना है, कूपन रेट है जी हमारा 10% और कूपन वैल्यू कितनी है जी, 200 रुपए। जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हो ना, उसको एफएम में बोला जाता है कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है, कूपन का मतलब होता है जी, देखो मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के किसी शोरूम पे, रेमंड पे, रिलायंस पे, चलो कोई भी शोरूम लगा लो, मान लो रेमंड का ले लेते हैं जी, सर्दियों के दिन है आजकल। आप रेमंड पे गए, उन्होंने स्कीम निकाली हुई थी कि अगर आप 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो हमको आपको 1,000 रुपए का कूपन देंगे, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपने 10,000 की शॉपिंग की, आपको 1,000 का कूपन मिल गया। आप मुझे बताओ, रेमंड को प्रॉफिट हो रहा है, रेमंड को लॉस हो रहा है, रेमंड के 4 शोरूम नए खुल गए, 3 पुराने वाले बंद हो गए, एक दुकान शिफ्ट होकर दूसरी दुकान चली गई, उनका एक मैनेजर शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला गया, नया मैनेजर आ गया, इन सब चीजों से आपको कोई लेना देना है। कूपन का मतलब क्या है, तुम डूबो, तुम तरो, दैट इज अप टू यू, बट मेरे को 1,000 रुपये मिलना चाहिए, है ना। कूपन ये होता है ना, भाई मेरे को कूपन आपने दे दिया, मैं आपसे 1,000 रुपये लूंगा। भैया जनकपुरी का शोरूम बंद हो गया, कोई नहीं भाई पीतमपुरा वाले चले आऊंगा, कभी चक्कर लगेगा कनॉट प्लेस में तो वहां के रेमंड में चले गए, भाई ये कूपन है, पैसे दे, मेरे सामान दे मेरे को 1,000 का, हो गया काम। तो कूपन का मतलब क्या है, कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी को लॉस है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कंपनी का कुछ शट डाउन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सेम वे में डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, उनको तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी, कूपन। इसको हम एफएम में कभी भी इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट कूपन। तो डिबेंचर में क्या होगा जी, हमारा जो कूपन रेट है वो क्या है, 10%, और हमारी जो कूपन वैल्यू है वो कितनी है, 200 रुपए। तो हम उसको इंटरेस्ट रेट बोलेंगे, कूपन रेट बोलेंगे, क्योंकि कूपन रेट का सिंपल सा मतलब ये कि हमें उनके टोटल ग्रोथ से या डिक्लाइन से कोई लेना देना नहीं है, उनके प्रॉफिट से, उनके लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली बात आपको अकाउंट्स में बोली भी गई होगी कि डिबेंचर होल्डर्स को 100% केसेस में इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कम प्रॉफिट हो ज्यादा। मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए भैया, 4 शोरूम बंद हो गए, 5 नए खुल गए, 10 मैनेजर चले गए, 20 मैनेजर नए आ गए, मैनेजर डायरेक्टर चेंज हो गया, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होगी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपके 1,000 रुपए आपको मिलेंगे, यही मतलब है ना। तो हम जो डिबेंचर्स पे देते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं जी, कूपन। तो ये थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आप समझ लेना, फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो व्हाट इज द कूपन रेट, 10%। व्हाट इज द कूपन अमाउंट, 200 रुपए। मतलब जो हमारी फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू का 10% हम लेते हैं। कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, इश्यू प्राइस क्या है, रिडम्पशन प्राइस क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है।
जो हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का 10% आपको मिलेगा डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स के साथ हमारा वर्ड आता है जी बॉन्ड। हमने किया जी, एक तो वर्ड था हमारा डिवेंचर, 10% डिवेंचर, एक हमारा वर्ड आता है जी 10% बॉन्ड। सिमिलैरिटी क्या है जी? सिमिलैरिटी है ये भी मेरी लायबिलिटी है और ये भी मेरी लायबिलिटी है, ये भी मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और ये भी मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इस पे भी मुझे कूपन देना है 10% का, इस पे भी मुझे कूपन देना है 10% का। इसको भी मैं रिडीम करूंगा, इसको भी मैं रिडीम करूंगा, इसको भी मैं डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकता हूं, एट पार भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे भी कर सकता हूं, बॉन्ड को भी ऐसे कर सकता हूं। सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी हैं, पर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस केवल एक ही है, वो क्या है जी? अगर मान लो कोई पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, मान लो जी आज कोई भी ले लो जी, XYZ, एक्चुअली हम रिलायंस वगैरह किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, तो XYZ कोई कंपनी है मान लो, हमने कोई XYZ कंपनी के आप CFO और कंपनी को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? जरूरत की भी पर्पज होता है। आप कहोगे जी मैंने किसी से लोन लिया हुआ तो वो मेरी रोज जान खाता भी है, मार पिटाई की नौबत आ गई, पैसे उधारे दे दो, उसका उधार चुकाना है मैंने, तो सेबी वाले आपको परमिशन दे देंगे? नहीं देंगे। आपको या तो एक्सपेंशन करना है, आपको जी पहले हम केवल मोबाइल बनाते हैं, अब हम साथ में लैपटॉप भी बनाया करेंगे, हम साथ में कोई और चिप भी बनाया करेंगे, कोई और चीज भी, एक नई यूनिट और लगाना चाहते हैं। अब आप देखो मेरे को इन्होंने जियो का लाए मोबाइल, नया नई यूनिट आई ना, वो नई यूनिट आई, तो नई यूनिट है, एक्सपेंशन करना है कुछ भी, तो आपको पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत है तो कहां से लाओगे? या तो इक्विटी से लाओगे या तो डेट से लाओगे। अब डेट में हमारे पास एक ऑप्शन है जी, हम डिवेंचर इश्यू कर देते हैं। आपने डिवेंचर इश्यू किए तो कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए ना। अब आपने ये डिवेंचर इश्यू कर दिए जी, अब मान लो जी भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगता है जी हमारा तो लॉस में जा रहा है और कंट्री चलेगा कैसे, उनको लोन लेने की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे जी? दे विल इश्यू बॉन्ड। अगर गवर्नमेंट को किसी पब्लिक सेक्टर को पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड इश्यू करते हैं, और अगर किसी प्राइवेट कंपनी को चाहिए तो क्या करते हैं? डिबेंचर्स। तो प्रैक्टिकल पर्पज में आप अकाउंट्स में देखोगे 10% बॉन्ड्स आर इश्यूड, 10% डिबेंचर्स आर चीज, वही एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी आप करते हो एंट्रीज वही करोगे सेम, क्योंकि अकाउंटिंग पर्पज से देयर इज नो डिफरेंस, डिबेंचर और बॉन्ड दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन टेक्निकल पर्पज के लिए अगर गवर्नमेंट इश्यू करेगी, पब्लिक सेक्टर इश्यू करेगा तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड, और अगर वो करेंगे तो क्या बोलेंगे? डिबेंचर। सिस्टम वही है पूरा, बॉन्ड क्या है, फेस वैल्यू क्या है, रिडम्पशन वैल्यू क्या है, इश्यू प्राइस क्या है, किसको कब करेंगे। अब दूसरी बात है जी हमारे जो बॉन्ड्स हैं, अब आप मान लो बॉन्ड से पैसा ले सकते हो, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में हो तो बॉन्ड से पैसा ले सकते हो, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, CFO हो, तो फिर आप डिबेंचर से पैसा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जी बॉन्ड की, तो बॉन्ड कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं जी? पहले देखो, आपने कभी पहले नाम सुना या नहीं सुना? एक हमारा बॉन्ड होता है जी जीरो कूपन बॉन्ड। आज ना कुछ चीजों की नेम समझ लो आप क्या है ये, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जीरो कूपन बॉन्ड, आपको डेफिनेशन से क्या नजर आ रहा है? जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब होता होगा? कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसपे कूपन रेट क्या होगा? जीरो, मतलब कोई जीरो कूपन रेट होगा, कोई पैसा नहीं मिले, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है जी? मान लो इसकी फेस वैल्यू है जी 1000 रुपए, कंपनी वाले वो गवर्नमेंट क्या करेगी जी? 20% डिस्काउंट पे मान लो 800 रुपए का आज आपको इश्यू कर देगी, और जब आपकी फेस वैल्यू होगी आप 1000 रुपए आके ले जाना, इन बिटवीन हम आपको कुछ नहीं देंगे, कोई ब्याज नहीं देना, कोई कूपन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो दिस टाइप बॉन्ड इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है एनी बॉन्ड्स विच आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, और जब हम इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट पे इश्यू कर देते हैं उसको।
मैक्सिमम पीरियड कितना होता है जी? 5 साल के लिए कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया, 6 साल के लिए कर दिया, और इन बिटवीन हम बीच में कोई कूपन वगैरह कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ZCB नॉर्मली FM की बुक में लिखा होता है जी ZCB, तो जीरो कूपन बॉन्ड, हम कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं देंगे। एक हमारा होता है जी डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड शॉर्ट फॉर्म में DD भी लिखा होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये भी एक टाइप का जीरो कूपन बॉन्ड होता है। अब डीप डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? एक बारी 1982 में, 1982 से पहले इंडिया में ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड नहीं था। 1982 में IDBI, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बॉन्ड इशू किया था, फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और इशू किया था जी 2700 रुपए में, और मैच्योरिटी पीरियड क्या था जी इसका? 25 साल बाद। मतलब आज आप 2700 रुपए दो और 25 साल के बाद आके 1 लाख रुपए ले जाना, और इन बिटवीन आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो लोगों ने सोचा भी ठीक है कोई बात नहीं, जिसके पास स्पेयर पैसा होता है कहीं तो लगाना ही है, तो बॉन्ड ले लिए, रख लिए, 25 साल कभी तो हो ही जाएंगे, 25 साल बाद जाएंगे। मान लो आपने 2,70,000 के खरीदे थे, नेचुरल बात है 1 करोड़ के हो चुके होंगे वो, ठीक है। जब आपके ड्यू होंगे आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, इन बिटवीन आपको कोई नहीं मिलेगा। अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? आपने मेरे 2 एग्जांपल सुने, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? जीरो कूपन बॉन्ड में और डीप डिस्काउंट बॉन्ड में स्पोर्ट पेपर में आता है जी डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए हो सकते हैं? 5 साल, 6 साल, यही कर लोगे। और डीप डिस्काउंट बॉन्ड कितने पीरियड के लिए होते हैं? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। ये भी कह सकते हैं जी अभी 1000 रुपए दो, जब आपका ग्रैंड सन होगा तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। देख लो कितना टाइम होगा, 2 पीढ़ियों के बाद मिलेगा पैसा। लोग फिर भी खरीदेंगे, तो किसी के काम तो आ ही जाएगा भाई, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड डीप डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा पीरियड, बहुत लंबा है। अच्छा, इसमें हम चाहें तो मिनिमम कुछ बीच में देना चाहे, मान लो वो ये कह सकते हैं जी आज आप 1000 रुपए दे दो, आपको 10 साल के बाद हम 500 रुपए वापस कर देंगे, और 30 साल के बाद हम आपको मान लो जी 1 लाख रुपए दे देंगे। मतलब चाहें तो बीच में थोड़ा बहुत मिनिमम अमाउंट वापस भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट? पहली बात तो दोनों के दोनों जीरो कूपन ही है। जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है वो जीरो कूपन का ही रूप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड है वो तो लंबे पीरियड के लिए होता है, और उसमें डिस्काउंट भी कितना होता है? 80%, 90%, इसमें को 93% डिस्काउंट है। एक वाला 1 लाख वाला कूपन कितने का दिया? 2700 रुपए का। कितना डिस्काउंट हो गया देख लीजिए, 90 कितना हो गया? ज्यादा ही हो गया ना, 97 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया, 97.3% का डिस्काउंट हो गया, 96 में जो भी आ जाएगा रेट। और जो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड है वो कितना होता है? उसमें तो ज्यादा डिस्काउंट कितना होगा? 20% का। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड में जो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो 20% का होगा, और इसमें कितना होगा? अब जीरो कूपन बॉन्ड मैंने कभी कभी देखे हैं 25-30 तक भी चले जाता है डिस्काउंट। मान लो उन्होंने कहा जी 30% तक का है, ठीक है चलेगा, लेकिन इसमें डिस्काउंट कितना होता है? 80%, 90%, 95%, 96%, 94%, 80% डिस्काउंट है। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी जी? 25 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद। तो इस तरह के बॉन्ड भी इश्यू होते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत करती थी पहले, 2014 के बाद हमारी इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो गई है, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करने बंद कर दिए, आरबीआई ने बॉन्ड इशू करने बंद कर दिया है। 2014 से पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, उनके पास कोई एक आधा बॉन्ड पड़ा होगा जरूर। 3000 का खरीदा था जी, और कितना 50 साल के बाद पैसे मिलेंगे, 40 साल के बाद पैसे मिलेंगे, 30 साल के बाद पैसे मिलेंगे, ऐसे बॉन्ड्स होते थे पहले। तो दैट इज कॉल्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। और एक पहला मैंने बोला जी जीरो कूपन बॉन्ड। आपने कभी नाम सुना मसाला बॉन्ड? सुना कि मसाला बॉन्ड क्या होता है?
आपके पेपर में आएगा, पहली बार तभी सुनोगे हैं। आप कहोगे जी मसाला डोसा तो सुना था, मसाला बॉन्ड तो नहीं सुना। चलो आप लिखो जी मसाला बॉन्ड क्या है। मैं अभी कुछ भी नहीं लिखवा रहा, आपको जो छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूं ताकि आपको ना एफएम समझ में आए, क्या चीजें हैं, फाइनेंस की चीजें समझ में आए। किसने सुना आज तक व्हाट इज द मसाला बॉन्ड क्या होता है? कोई नाम सुना मसाला बॉन्ड? सुना ही नहीं है कभी आज तक। चलो अब आप मेरी एक छोटी सी बात सुनना, फिर आपको ना जल्दी समझ में आएगा। लिखवाने को तो एक लाइन में लिखवा दूंगा मैं, नहीं लिखवाने का काम अभी नहीं है ना सर। लिखवाने से काम चलता होता ना सर, आपके 50% नंबर तो आ जाएंगे लिखवाने से, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है फाइनेंस में तो चीजें समझना जरूरी है। लिखवाने से काम नहीं चलेगा। लिखा हुआ तो मैं दे ही रहा हूं आपको, बुक दे ही रहा हूं मैं आपको, सबको लिखा हुआ, उसमें मार्क भी करवाता जाऊंगा। क्या देखो आप एक चीज देखो जी, आपने एक टर्म सुनी है पीएलआर, आज की डेट में पीएलआर। कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th में 12th में, आगे आपका ये एंट्रेंस भी होती है इकोनॉमिक्स, ईटी वगैरह जो पेपर देते हो इकोनॉमिक्स होती है, उसमें होती है इकोनॉमिक्स। अच्छा, पीएलआर का मतलब क्या होता है? पीएलआर एक मिनट बता रही है, देखो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं भी आपके जैसा ही हूं, मुझे भी नहीं पता सब चीजों का। मुझे भी फाइनेंस के अलावा किसी चीज का कुछ भी पता नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको, केवल एक ही फील्ड का पता है मुझे। और मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, आप किसी एक चीज में परफेक्ट हो जाओ, परफेक्शन हो जाए आपकी, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत कंफर्टेबल चलेगा, लाइफ में इतना पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा हुआ है। सब चीजों की नॉलेज लेने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो जिस चीज का आप किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट हो जाओ, टैक्सेशन में एक्सपर्ट होगा, टैक्स का ही काम करूंगा जी, कुछ नहीं करूंगा, देखो आप कितने नोट छाप लोगे। आप सब एफएम में एक्सपर्ट हो जाओ जी, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है, बहुत है ना काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मुझे भी नहीं नॉलेज है, जिसकी नॉलेज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। हाँ जी मैडम आयुषी, शी इज टेलिंग समथिंग, आराम से सुनो, हर एक की बात सुनो ना। देखो इसके दो ऑप्शन है, मैं आपको ये सारी बातें 10 मिनट में लिखवा भी सकता था, लेकिन आपको उतना समझ में ना आता जितना आप हर चीज को कहानी सुना सुना के आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हो, तो आपके माइंड में चीजें बैठती चली जाएंगी। बोलो मैडम क्या कह रहे थे आप? क्या होता है समझ नहीं आया मेरे को। नहीं नहीं वो नहीं होता। और कोई बोलो जी, किसी को और कुछ आइडिया हो तो देखो है। आप देखो कोई बात, आप देखिए देखो जी, पीएलआर का मतलब क्या होता है? पीएलआर का मतलब होता है, मैं मसाला डोसा एक्सप्लेन करने, मसाला बॉन्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मसाला बॉन्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है जी प्राइम लैंडिंग रेट, और किसी टाइम में इसको बोला जाता था मिनिमम लैंडिंग रेट। मिनिमम लैंडिंग रेट पहले बोला जाता था, इसका नाम होता था एमएलआर, अब इसका नाम कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएलआर। आपको पता है, सब लोगों को पता है, हमारी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, क्रेडिट पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक साल में 2 बारी क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, एक बीजी सीजन पॉलिसी, एक स्लैक सीजन पॉलिसी। एक आती है हमारी मार्च अप्रैल के आसपास, और एक आती है हमारी अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है। अब ये क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है आपको पता होता होगा जी, सीआरआर का नाम सुना हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऐसे हमारा पीएल होता है प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को लोन देता है, दैट रेट इज कॉल्ड पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट। मतलब कौन सा रेट लगेगा, आप कहते हो ना जो हमारे रिजर्व बैंक है दैट इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, तो बैंक्स को लोन देता रहता है, वो बैंक को सब करता रहता है। तो पीएल होता है जी प्राइम लैंडिंग रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आजकल फ्री कर दिए, बिहार बैंक की मर्जी है, जितनी मर्जी चार्ज करो, लेकिन हमारी टर्म होती है पीएलआर। अब मान लीजिए हमारी कंट्री की पीएलआर है 9%। सपोज आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो, तो वो आपको 9% से महंगा देंगे या सस्ता देंगे? भाई मेरे को आरबीआई ने 9% पे दिया हुआ है, तो मैं आगे क्या करूंगा? 9 से ज्यादा पे दूंगा, कम पे दूंगा? नहीं तो ज्यादा पे दूंगा। तो आप अगर कहीं से भी लोन लेते हो तो ये तो पक्का है जी, आपको 9% प्लस
9% प्लस पे मिलेगा, 9.5 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 9.75 पे मिलेगा, 11 पे मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारी सिचुएशन क्या उसी हिसाब से मिलेगा हमारे। हाँ, रेपो रेट होते हैं, रेपो रेट भी वही होते हैं सेम, रेपो रेट डिफरेंसेस में होते हैं, पीएलआर डिफरेंसेस में होते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट ठीक कह रहे हो आप, रेपो रेट होते हैं, लेकिन हम इसको ना एफएम की टर्म में बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स फॉर्म में दैट इज कॉल्ड रेपो रेट जो, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हाँ वो सब कोई बात है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पीएलआर। अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उनको किस रेट पे मिलेगा, पीएलआर प्लस पे मिलेगा। मैं आपको बताता हूं जी, 2014 से पहले हमारी पीएलआर थी 12%, 2014 के बाद घटती घटती आज की डेट में 9% से भी कम हो गई है। हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हमारे पहले इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी स्ट्रांग अब है। अब आप एग्जांपल सोचो जी, मान लो आपके घर में 40 लाख रुपए स्पेयर पड़े हुए, आप सोच रहे हो उसको मैं कहां इन्वेस्ट करूं, और आपको कोई आदमी कह रहे भैया 5 लाख रुपए उधारे ले ले मेरे से 3% ब्याज पे। आप कहोगे भाई मेरे को क्या जरूरत है मैं 3% का खर्चा करूं, मेरे पास तो ऑलरेडी पहले ज्यादा पैसे पड़े हैं। और एक आदमी है उसके घर में कुछ नहीं है, कंगाली छाई हुई है, बहुत दिक्कत है, 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, उसको कोई कहेगा भैया 11% पे ब्याज मिलेगा, ले लेगा कि नहीं ले लेगा? आपके लिए 3% भी महंगे हैं, उसके लिए 11% भी सस्ते हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सा रेट महंगा है कौन सा रेट सस्ता है। आपको कोई बोले जी रेट बैंक का रेट 5% है, किसी के लिए तो भैया 5% भी बहुत महंगा है और किसी के लिए 5% बहुत सस्ता है। डिपेंडिंग अपॉन हमारी हालात क्या है, हमारी मजबूरी क्या है, हमारे हालात क्या, उस पर डिपेंड करते हैं ना। अब आप एक चीज तो ये मानते हो जितनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग है उतना पीएलआर कम होगा, और जितनी हमारी इकोनॉमी वीक होगी उतना पीएलआर ज्यादा होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, आपको मैंने एग्जांपल भी दिए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपके हिसाब से यूएसए की पीएलआर कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो जैसे ये इसको तो बोलते हैं लाइबोर रेट, लंदन बैंक इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, 4% है, वो सबको मालूम है 4% है। लेकिन आपके हिसाब से यूएसए अंदाजा लगाओ पीएलआर कितना होता होगा अप्रोक्सीमेटली? हमारे से ज्यादा महंगा होता होगा या हमारे से सस्ता होता होगा? सस्ता होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे तो बेटर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। वे हमारी इकोनॉमी अमेरिका से बहुत बेटर है, ऐसा तो नहीं है ना किसी को डाउट हर मामले में। तो उनकी इकोनॉमी हमसे तो बेटर है, तो इसका मतलब उनको तो रेट कम होना चाहिए ना मैडम, कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैंने मान लिया जी आज की डेट में कितनी है मुझे मालूम भी नहीं है, मैं मान लेता हूँ जी 2% होगी, 3% होगी, चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट मैंने भी चेक भी नहीं किया कितनी है, जो भी है। अब एवरेज वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा जी? 3% होगा, 3.5% होगा। मतलब आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिलेगा? आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हो कितना ब्याज में, कितने रिटर्न आती है? 10%, 11%, 8%, 9%, यही तो आती है ना, क्योंकि रेट ही यही चल रहा है। पीएलआर भी यही है, इसके आसपास ही होती है। अब अमेरिका में मान लो आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में लगाते हो, कहीं प्रॉपर्टी में लगाते हो, गोल्ड में लगाते हो, तो हमारे को रिटर्न कितने मिलते हैं जी? 3%, 4%, 5%। ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो, और उसको हम क्या इश्यू करते हैं? मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या है जी? मान लो जी हमने कोई बॉन्ड इश्यू किया, उस बॉन्ड की कीमत थी जी 12,000 रुपए, सपोज बॉन्ड की कीमत थी जी मान लो 12,000 रुपए, और मान लो हमारा कन्वर्जन रेट था जी 100 रुपए का $1। मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए कर रहा हूं, वैसे 100 रुपए का रेट नहीं है, कम है, मैंने कैलकुलेशन पर्पज के लिए किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने उसको क्या बोला जी? हमने उसको कहा भी उसने $120 की हमारे यहां इन्वेस्टमेंट की, अपनी फॉरेन करेंसी में वो पेमेंट करेगा, कितने की करेगा जी? $120 की पेमेंट करेगा, और $120 में उसने एक बॉन्ड खरीद लिया। थोड़े दिनों के बाद इस बॉन्ड की वैल्यू होगी जी 1,50,000 रुपए, तब तक कन्वर्जन का रेट हो गया जी 125 रुपए सपोज। अब कितने में बेचा उसने? चेक कर लीजिए, 1,50,000 बटे में 125, कितने डॉलर में बेचा?
1,50,000 डिवाइडेड बाई 125, तो 12,000 था ना। अब इसको मान लो 15,000 मान लो ना, 12 वाला 15,000 ही हो जाएगा ना। तो कितने का हो गया जी ये? 1500, 12,000 था ना, 15,000 में हो गया डिवाइडेड बाई 125, तो $120 में उसने बेच दिया। अब इंडिया के हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपए का, और हमारे प्रॉफिट पे क्या करना होता है? टैक्स देना होता है। 12.5% का टैक्स हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो फॉरेनर क्या कहते हैं, भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। अब टैक्स के लिए फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा जी आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, अपनी फॉरेन करेंसी में ही करो, फॉरेन करेंसी में पेमेंट वापस ले लेना। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? मसाला बॉन्ड। मतलब कोई भी ऐसा बॉन्ड विच इज डेल्ट इन फॉरेन करेंसी, या तो यूएस डॉलर में हो या फिर ब्रिटेन की करेंसी में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेम चीज है। तो दिस इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या होते हैं जी? कोई भी ऐसा बॉन्ड विच इज अवेलेबल ओनली इन फॉरेन करेंसी, और जब आप उसको बेचोगे तो आपको फॉरेन करेंसी में ही कन्वर्जन होगा। और आप देखते हो मान लो डॉलर का रेट कम हो गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, तो आपको उसका इफेक्ट भी मिल जाएगा। आपको उसका इफेक्ट भी मिल गया। जब लाए थे $120 थे, मान लो रेट बढ़ गया हमारा डॉलर का, तो आपको फर्क नहीं पड़ा, $120 ही वापस हो गए आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? मसाला बॉन्ड। ये हम सब चीजें आपको लिखी हुई देंगे, आपको सब पेपर में भी आते हैं, सब चीजें टाइप ऑफ बॉन्ड्स में सब चीजें आती हैं। एक हमारा होता है जी, चलो हमने अभी पहले बहुत ब्रीफ में करता हूं मैं, डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा तो उसको पूरा पढ़ेंगे जी, बॉन्ड्स में क्या क्या है। सबसे पहले आपने कहा था जी, हम बात कर रहे थे सोर्सेज की, तो हमारे एक बच्चे ने बोला था जी सोर्सेज हम इक्विटी से भी ला सकते हैं, सोर्सेज हम डेट से भी ला सकते हैं। तो डेट में हमने कहा जी लोन भी हो सकता है, डेट में हमने कहा जी डिबेंचर भी हो सकता है। थोड़ा सा हमने लोन के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा हमने डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया, क्या चीज है, कूपन डेट क्या होता है, और ये मसाला बॉन्ड क्या चीज है, और कौन कौन से बॉन्ड क्या चीज है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी होते हैं, डबल ऑप्शन बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल ऑप्शन बॉन्ड भी होते हैं। तो सारे बॉन्ड्स के बारे में जब पूरा चैप्टर आएगा डिटेल में हम करेंगे थोड़ा सा आपका। और इसके अलावा क्या सोर्स हो सकते हैं जी? चलो पहला इन्होंने बोला था, मैडम ने, क्या नाम है मैडम आपका? आपके पीछे क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, अच्छा। इन्होंने बोला था जी पहला इक्विटी, आप लोगों ने बोला था डेट्स हो सकता है, डेट्स में लोन भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है। और इसके अलावा थर्ड सोर्स क्या हो सकता है? हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग। पहले तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ भाई, अभी तो आप नई कंपनी में गए हो, उन्होंने सोचा है जी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 5 करोड़ रुपए का। सीक्वेंस को समझो ना, आप किसी कंपनी के सीएफओ, कंपनी अभी एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, नई कंपनी है, और उनको 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। अभी फिलहाल आपने 5 करोड़ अरेंज करने हैं। रिटेन्ड अर्निंग तब होगी जब आपका टाइम बीत चुका होगा, 1 साल 2 साल बीत चुके हैं, प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट को रिटेन कर लिया। अभी तो नया नया भैया, अब तो सीएस बनोगे ना, पहले पहले नई कंपनी में जाओगे। चलो और बताओ जी, बोलो मैडम, आप बोलो कुछ और आइडिया हो तो, कोई और सोर्स क्या हो सकता है? चलो लोन को मैं अलग ले लेता हूँ, लोन बस मैंने क्लियर कर दिया। आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, एनबीए जो भी है, मतलब लोन तो सबको पता ही होता है, लोन का क्या कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से कितने लोगों ने एंजल कैपिटल, एंजल फाइनेंस के बारे में सुना हुआ है? मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, एंजल फाइनेंस, GEL, एंजल फाइनेंस। कितने लोगों ने सुना हुआ है व्हाट इज एंजल फाइनेंस? व्हाट इज एंजल फाइनेंस? मैंने आपको आज क्या बोला था कि हमारा जो एफएम है ना, फाइनेंस में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, फाइनेंस में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट यही है। आपको ना अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो आज की क्लास में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी चीज क्या होती है, फिर तो आपको ये बात समझ ही आ गई भाई हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स लाने हैं, कौन कौन से सोर्स से लाने हैं, वो क्या होता है, किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या लॉस है। तो एंजल फाइनेंस आपने कभी सुना हो तो बताओ मेरे को। आप में से कितने लोग यूज करते होंगे ओला, उबर,
यूज करते हो ना, टैक्सेस वगैरह। अब आपको लगता है ये प्रॉफिट में चल रहे होंगे? आज तक प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में ही है। एक कोई बैलेंस शीट देख लेना, आप कहोगे अरे इतनी बुरी हालत है। आप खुद देखो ना, हम अपनी गाड़ी, मान लो अपनी गाड़ी, किसी की छोटी से छोटी गाड़ी खोलो, मान लो आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, कोई भी गाड़ी खरीदोगे, पेट्रोल डलवाओगे, मेंटेनेंस करोगे, उसकी पार्किंग इतनी महंगी है, जहां भी खड़ी करोगे, और आप कैलकुलेट करो ओला कितनी सस्ती पड़ती है। जहां भी गए, ओला बुक किया, उबर बुक किया, बैठ गए, रास्ते में अगले गाड़ी खराब होगी, तुमने कहा अच्छा मैं तो यही उतरता हूँ, पैसे बता कितने हो गए, अपने आप ठीक करवाता रहियो। और रोड पे कोई रिस्क नहीं है, कोई गाड़ी वाला मार गया, कोई कुछ हो गया, रेड लाइट जंप होगी, ये हो गया वो हो गया, कोई आपके जिम्मे चक्कर नहीं है। और अपनी गाड़ी पे कितने सारे लफड़े हैं, सस्ती पड़ती है ना लोगों को। तो ये सारी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? आपने कभी देखा? आपने घर में वो ऑनलाइन मंगवा लेते हो जी, कौन कौन से हैं, जेप्टो वगैरह क्या है, जो भी है। हाँ, नहीं खाने का छोड़ो, सामान भी राशन का सामान है। तो उसमें क्या होता है, आपने उनको बोला जी 2 किलो दूध दे जाओ, मेरे ख्याल तो कोई चार्जेस भी नहीं लेते, 2 किलो दूध आपके घर में आदमी आदमी कोई आदमी, आजकल तो ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, भैया ऊपर ही देके जा, वो भैया बेचारे ऊपर ही देके जाते हैं, आपकी रसोई में रख के ही जाते हैं, बताओ जी कहाँ रख के जाना है। अब ये सारे खर्चे कौन बियर कर रहे हैं? मतलब आप बताओ, इनको लॉस होगा कि नहीं होगा? लॉस होगा। भाई डिलीवरी बॉय के जो पैसे वो कौन देगा? ये सारी सर्विस चार्जेस कौन देगा? जितने का दूध आपको मार्केट में मिलता है उतने का ही वो देते हैं। तो आप बताओ मेरे को, उनके पास पैसे कहां से आएंगे? नहीं, वो एक्स्ट्रा नहीं लेते। जो जेप्टो वगैरह वाले ना, वो कुछ पर्टिकुलर जो असेंशियल कमोडिटी, मैंने दूध का एग्जांपल क्यों दिया, असेंशियल कमोडिटी के वो नहीं लेते हैं। जैसे आप खाने पीने को आते ना, डोसा दीजिए या पिज्जा दीजिए, उसके लेते हैं वो। तो अब आप देखो जी, एंजल कैपिटल का मतलब क्या होता है? आप, मैं आपसे पूछता हूं, आप कुछ नहीं बताते हो, और जब मैं बताना शुरू करता हूं अपनी कहानी शुरू कर देते हो, ऐसा भी हो सकता है। एंजल कैपिटल क्या है? देखो इसको ना समझो, एंजल कैपिटल क्या है। वो कह रहे हैं जी, मान लो कोई आदमी बहुत क्वालिफाइड है, उस फील्ड का एक्सपर्ट है, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है। अब वो कहते हैं जी मेरी ना स्पोर्ट्स स्टॉक मार्केट में मेरी बड़ी अच्छी पकड़ है, जीवन में कभी मैं लॉस नहीं होने दूंगा, निफ्टी पे, बीएससी पे मेरी बड़ी अच्छी पकड़ है, कभी लॉस नहीं होगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं करूं क्या? तो कोई आदमी ऐसा होगा, उसको बोलते हैं जी नेट इनकम ग्रुप होता है, नेट इनकम ग्रुप होता है, टेक्स्ट में पढ़ोगे आप लोग, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो वो कहेगा जी कितने पैसे की जरूरत है, आपने कहा जी 2 करोड़ की जरूरत है, वो कहेगा चल 2 करोड़ रुपए मैं दे देता हूं, पर तेरे को नॉलेज होनी चाहिए। मैं पहली कंडीशन क्या बोल रहा हूं, ही शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, उस फील्ड का प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। अब कोई आदमी बोले जी मुझे गाड़ी चलानी तो नहीं आती, आप मेरे को गाड़ी लेके दे दो, मैं ओला चला लूंगा, कैसे चला लेगा भाई? गाड़ी चलाने तो तेरे को आती नहीं। जो आदमी बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, जिसके पास ऐसा होगा कई साल का एक्सपीरियंस है, उसी के ऊपर तो रिस्क डालेंगे ना, तो ठीक है हम गाड़ी ले देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करता है, कोई भी आदमी होता है वो क्या करता है, इसमें ना फंड देता है कि ठीक है जी 2 करोड़ रुपए मैं डाल देता हूं। क्यों डाल देता हूं? या तो वो कहेगा जी ऐसा कर ले, 1 साल तक तो कोई बात नहीं, तू मेरे को कुछ मत दियो, 1 साल के बाद मुझे तो 8% इंटरेस्ट देना शुरू कर दियो। वो ये भी कह सकते हैं जी जितना तेरा प्रॉफिट आएगा उसमें जो 30% मुझे दे दियो, 70% तेरा हो गया। लोन की फॉर्म में भी दे सकता है। और ऐसे कोई कृपा तो करेगा नहीं भाई फ्री में ले जा। ये कर सकता है जी कि 12 महीने कोई बात नहीं, 12 महीने तो कुछ मत दियो मेरे को, और 12 महीने के बाद तो मेरे को 3% देना शुरू कर दियो, 5% देना शुरू कर दियो, या जितना तेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 10% दे दियो, 20% दे दियो, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन रखेंगे वो। तो दिस इज कॉल्ड एंजल कैपिटल। कहां से आती है? वो बहुत बड़ा रिच आदमी है, अब वो सारे बिजनेस खुद करेगा ऐसा तो है नहीं। आपने कभी नोट किया, रिलायंस फ्रेश की सब्जी की दुकानें भी खुली होती हैं। आपको क्या पता है ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ये सब्जी बेचेंगे? अब ये दिन आ गए सब्जी बेचेंगे ये लोग, ये फंडिंग कर देते हैं, ठीक है जी हम पैसा दे देंगे, तुम चलाओ, हमारा नाम भी यूज करो, 1 साल तक 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देना। समझे ना बात को? तो अगर कोई इंडिविजुअल आदमी करता है, इंडिविजुअल, अगर मुकेश अंबानी पर्सनली अपनी इनकम ऐसे करता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजल फाइनेंस। मतलब कोई एंजल, कोई परी आई थी, पैसे देके चली गई, और उसके काम हम काम कर रहे हैं, और हमारे को जब प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा, तो प्रॉफिट बांट लेंगे उससे। एंजल, तो एंजल ये भी हमारे एक फाइनेंस का सोर्स होता है। वेंचर कैपिटल सुना है कभी? वेंचर कैपिटल कभी सुना हो? बताओ, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल कभी सुना है? सुना हुआ है? अच्छा, पता नहीं है, पर सुना हुआ कभी। चलो कोई बात, सुना हुआ वही बहुत है अभी फिलहाल। फिर धीरे धीरे तो आपको पता भी चल जाएगा क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब पढ़ लोगे। एफएम में सब पढ़ोगे। एफएम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं पढ़ोगे, चाहे वो अमेरिका में होता है, चाहे वो लंदन में होता है, चाहे वो इंडिया में होता है, चाहे कहीं भी होता है। आप हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे, ये क्या होता है। दैट्स। चलो, वेंचर कैपिटल क्या होती है जी? जैसे मैंने पहले बोला था, एंजल कैपिटल। एंजल में मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि कोई इंडिविजुअल आदमी होगा, उसके पास बहुत पैसा है। अब वो भैया सारे बिजनेस खुद तो कर नहीं सकता, पैसा स्पेयर पड़ा, वो कहता है ठीक है भैया कर लो, बिजनेस करो, ग्रो करो, तो इसमें से मेरे को कुछ देना, बहुत नॉमिनल सा दे देना। लेकिन अगर मान लो कोई अदर देन इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई काफी सारे बैंक भी हैं, वेंचर कैपिटल बैंक होते हैं, अमेरिका के बहुत सारे बैंक हैं, लंदन के बहुत सारे बैंक हैं, वेंचर कैपिटल के लिए होता है। इसको हम, एंजल को हम सीड फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। सीड फाइनेंसिंग मतलब जैसे हम जो खेती की जिसकी बैकग्राउंड है, जब बीज बोया जाता है, वही है वो पैसा। मतलब पहले दिन आपने अगर मान लो 100 रुपया खर्च किया, तो पहले दिन 100 रुपये पे वही देगा। सीड फाइनेंसिंग एंजल पे। वेंचर में ऐसा नहीं होता। वेंचर में होता है जी, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, आपको अब लगा जी मेरे को तो कम से कम 20 लाख रुपए और चाहिए, तब जाके प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो फिर कोई भी कंपनी होगी जिसके पास सरप्लस पैसा है, एक्सेस में पैसा है, वो आपको फंडिंग कर देगा। उसको क्या बोलेंगे जी? वेंचर कैपिटल। ईसीबी के बारे में कभी सुना है? ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जी ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से सोच के देखो आप। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या मतलब होना चाहिए सर? एक्सटर्नल मतलब बाहर से, बाहर से मतलब जनकपुरी के बाहर। हाँ, ओहो, हाँ जी, आपके हिसाब से बाहर का मतलब इंडिया के बाहर। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडिया के बाहर किसी आदमी से पैसा लोगे, ये हमारे मसाला बॉन्ड का उल्टा मान लो आप। आपको मैंने क्या बोला जी? वहां पे क्या रेट है जी? 3% रेट है। वहां पे 3% रेट है। वहां पे आप किसी आदमी को बोलते हो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर, तो कितना रिटर्न मिलेगा उसको? 3%, 4%। और हिंदुस्तान में कितना रिटर्न मिल जाएगा? आप उसको कहते हो जी मेरे को तो 8% पे दे दे, ही विल बी हैप्पी, भैया डबल से भी ज्यादा मिल रहा है मुझे, है कि नहीं है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल बोरिंग का क्या मतलब होता है? आपने कहा जी मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, 10 लाख रुपए दे दे, ये कमर्शियल बोरिंग है, ये पर्सनल बोरिंग है। अब इसका कोई बताओ, लोन का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जहां से आप पैसा वापस करोगे। मैं बिजनेस के लिए पैसा ले रहा हूं भैया, मैं बिजनेस चलाऊंगा, मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से मैं आपका लोन वापस कर दूंगा, कमर्शियल बोरिंग है। मैं कहूंगी मेरे घर में शादी है भैया, खा पी के उड़ा देंगे उसको 10 लाख को, तो वापस कहां से करेंगे? वो कमर्शियल बोरिंग नहीं है वो। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, आप कोई प्रोजेक्ट सोचते हो जी मुझे एक प्रोजेक्ट लगाना है। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब आप तो सीएफओ, अब आपको चाहिए जी मान लो 5 करोड़ भी कम है, जिस पर मैं कहता हूं जी 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इतनी बड़ी फंडिंग है वेंचर कैपिटल होने से रही हिंदुस्तान में, इतना तो रही ज्यादा कोई नहीं है जो आपको 50 करोड़ की फंडिंग दे देगा, वेंचर कैपिटल दे देगा। एंजल तो मतलब ही नहीं बनता, कोई 50 करोड़ दे देगा।
और डिवेंचर्स भी हो सकता है ना मिले 50 करोड़ के, हो सकता है इक्विटी वालों के पास तो है ही नहीं, मालिक तो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है पैसे, प्रोजेक्ट है बस, तेरे को हमने इसलिए नौकरी पर रखा, तू सोच क्या करना है। तो अब आपको तो भी तनख्वाह लेनी है ना, सैलरी लेनी है, आपको तो सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपने एक ऑप्शन देखिए जी, व्हाट इज ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। इसका क्या रूल होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, ये ना हमेशा आपको फॉरेन करेंसी में ही लोन देंगे और फॉरेन करेंसी में ही वापस लेंगे। मान लो कोई फॉरेन का आदमी था जी, उससे आपने, मैं मान लेता हूं जी 10 लाख US डॉलर लोन ले लिया, और इनको बीच में इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, मान लो एक मिनट को इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये कहेंगे जी आज 10 लाख डॉलर ले ले और तो हमारे को 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल 11 लाख डॉलर दे दियो, चलो, या जो भी इनका रेट होगा भी इतने पैसे दे दियो। अब आप बताओ जी, चलो जितनी उनकी कंडीशन थी आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। आप एक बार सोच के देखो, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, आप FM पढ़ोगे, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनोगे, आप सोच के बताओ कि इसमें क्या लॉस है, इस डील में क्या लॉस है। हम इतने सारे फालतू में पढ़ रहे हैं, ECB से काम चल जाता हमारा, जितना पैसा चाहिए सारा आ जाएगा, 100 करोड़ भी आ जाएगा, 1000 करोड़ भी आ जाएगा, 500 करोड़ भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। सोचो एक एक करके बताना इसमें क्या लॉस लग रहा है आपको, क्या लॉस है। बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि बीच में हमारी लिक्विडिटी डिस्टर्ब होती है, बीच में ब्याज देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ब्याज का जुगाड़ है ही नहीं हमारे पास, किसी भी तरीके से इधर उधर करके ब्याज तो देना ही है भैया अगले का, इसमें बीच में ब्याज भी नहीं देना। सोचो, सोच के बताओ, एक माइंड को खोलो जरा, आप बहुत सीनियर लेवल पे सोच के देखो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या होने वाला है। एक एक करके बताओ ना मैडम, आप बोलना शुरू करो कुछ पे, आप सोचो इसमें क्या एडवांटेज है जी। चलो मान लो आपकी कुछ कंडीशन होती है, आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, भाई कमर्शियल बोरिंग है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए आपको जी मैं तो हथियार बना रहा हूं, कल बम बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उस पर फाइनेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, सब चीजें मैंने ध्यान रखने पड़ती है किस टाइप का प्रोजेक्ट आप करोगे, तो वो सब कंडीशन पूरी है, मैं उसमें नहीं जा रहा डिटेल में, प्रोजेक्ट क्या है वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आऊंगा मैं। तो अब देखो जी हमारा क्या है इसमें, बोलो मैडम आप बताओ हिमानी जी, आपको क्या लॉस लग रहा है इसमें, भाई इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में क्या लॉस है अगर मैं ऐसे फंडिंग लेता हूं। हाँ जी, हाँ सबसे बड़ा लॉस क्या है, मान लो जी आज हमने ले लिया जी, आज स्पॉट डॉलर का रेट है 90 रुपए, आज आपको कितने पैसे मिल गए जी, 90 इंटू 10 लाख कर लीजिए, 900 लाख हो गया जी, 9 करोड़ रुपए मिल गया आपको सपोज। जिस दिन आप 11 करोड़ रुपए दोगे, आप 5 साल पहले करेंसी का रेट क्या था, क्योंकि मैं तो बैंक में जॉब करता था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ छोड़े हुए, और फॉरेन करेंसी में ही काम करता था, हमने तो 26 रुपए में भी डॉलर कन्वर्ट किया हुआ है, 28 रुपए में भी किया हुआ है, 24 रुपए में भी किया हुआ है, 46 रुपए में भी किया हुआ है, 42 रुपए में भी किया हुआ है, और 5-5 6-6 साल में रेट डबल हो गया। 24 रुपए डॉलर का रेट था, एकदम बढ़ के 42 रुपए हो गया। अब मान लो जी आप ये सोचो स्पॉट डॉलर का कल रेट हो जाता है 150, 90 वाला 150 हो जाता है 5 साल के बाद, कितना पैसा देना पड़ेगा सर, 11 लाख डॉलर देने हैं, 16.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, लिया कितना 9 करोड़ रुपया, वापस कितना करना पड़ेगा 16.5 करोड़ रुपए। तो हमें ना ध्यान रख, एक हमारा चैप्टर है जिसमें होते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ECB अगर हम लेते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे करेंसी रेट की जो फ्लक्चुएशन होगी, अगर वो फ्लक्चुएशन एडवर्सली होगी तो बताओ हमारा क्या हाल होगा। लिए 9 करोड़ और जब देने पड़े तो 16.5 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़ देने पड़े, तो आप भैया इतना पैसा कहां से कमा लोगे। अब मैंने आपको अभी बोला जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम है कि ज्यादा है, नेचुरली आप कहां से पता चलेगा कम है कि ज्यादा है, आप देखो ना इतना हैवी इंटरेस्ट हो गया। चलो पहले इसी चीज को डिस्कस करते हैं जी,
इंटरेस्ट हैवी है, कम है या ज्यादा है, उस पर भी देख लो जी आप। मैं आपको ना बिल्कुल रियल स्टोरी बताता हूं, आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एक ना पंजाब में जगह लुधियाना, शायद आपने सबने सुनी होगी लुधियाना, है ना, इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत अच्छा फेमस सिटी है, और शायद वन ऑफ द बेस्ट सिटी माना जाता है पंजाब का वो लुधियाना। बहुत बिजनेस है वहां पे, बिजनेस के हिसाब से पंजाब का ओनली सिटी है बिजनेस जहां पे सबसे ज्यादा है। वहां पे ना कंपनी खुली एनबीएफसी, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं, पंजाब के ही हैं, तो इससे मेरे को आइडिया, इनको भी उसका आइडिया। लुधियाना तो सुना हुआ है ना, पंजाब के हो आप, दिल्ली के हो, पंजाब के हो ना, कौन से एरिया के, जलंधर के हो, तो आपके नजदीक ही तो है लुधियाना। चलो, तो लुधियाना में ना एक एनबीएफसी खुली थी, बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं कंपनी का नाम भी बताऊंगा, आप गूगल पे सर्च करना। अब एनबीएफसी खुली थी लुधियाना जैसी सिटी में, दिल्ली बॉम्बे में खोलते तो चलो कुछ उनको लगता है कि इनका पर्पज क्या है, बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक बार सोचना। इन्होंने एक ऑफर निकाली कि 100 रुपए मेरे को मंडे को दे जाओ और अगले मंडे को आके 200 रुपए ले जाना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ, कोई बात नहीं, हो सकता है वही मतलब की चीज हो। क्या बोला इन्होंने, अच्छा, हाँ 7 दिन में पैसे डबल, 7 दिन में पैसा डबल, एड निकाली होगी, सही कह रहे हैं, एड निकाली होगी, 7 दिन में पैसा डबल, धमाका हो गया जी, बम्पर सेल, 7 दिन में पैसा डबल, ठीक है। अब आप बताओ जी कि लेमैन क्या सोचेगा, जो पढ़ा लिखा फाइनेंस का लोग होगा वो तो कहेगा अरे सब फ्रॉडबाजी है, हो नहीं सकता। लेकिन आप बताओ हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे होंगे जो बहुत एफएम में एक्सपर्ट है, फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट है, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाएंगे, कम ही लोग होंगे ना, ज्यादातर तो जनता यही होगी, चलो ठीक है जी। अब जो हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज वगैरह घर की हैं, उनको क्या लगता है, अच्छा बंदे ना इंटेलिजेंट भी बहुत है इंडिया के, माननी पड़ेगी। अब उनको लगा यार रिस्क लेने में कोई अर्ज नहीं है, 100 रुपया दे के देख लेते हैं, ज्यादा क्या होगा, 100 रुपया चला जाएगा, और किसी को बताएंगे भी नहीं, घर में बेइज्जती भी नहीं होगी। भाई तुम किसी को बोलोगे जी मैंने 100 रुपये दिए थे उसने मेरे मार लिए, तो आपको खुद भी इंसल्ट फील होगा, वो बंदा कहेगा तूने क्या कर दिया, चल छोड़, जो हो गया हो गया। यही ना, किसी को बोलोगे 100 रुपये चलेगा तो चलेगा, नहीं बताएंगे, ज्यादा एक दिन गोलगप्पे नहीं खाएंगे, और क्या हो सकता है, 100 रुपये तो जाएंगे। अब 100 रुपये दे के है जी, अगले दिन मंडे को गए तो 200 रुपये का एनवेलप रेडी, आप गए, आपका नाम लिखा हुआ था, लो जी 200 रुपये। अब इससे विश्वास थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा, है ना। फिर उन्होंने अगले दिन क्या किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हमारे घर के लोग तो क्या ही बिजनेस करते होंगे जो ये बिजनेस है। अगले दिन 500 रुपये का नोट निकाला जी, दे आए। बुद्धिमान लोग हैं, आराम आराम से बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद क्या हुआ जी, अगले हफ्ते गए तो 1000 रुपये का एनवेलप रेडी। ऐसे काम चलता रहा जी 2 साल तक, 2 साल तक। आप बताओ उस कंपनी ने 2 साल में कितना लॉस किया होगा। और पूरे लुधियाना में ना इतनी कंपनी फेमस होगी ना, लुधियाना का कोई आदमी नहीं था जिसने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। इतना लोगों का विश्वास जीत लिया, इतना विश्वास जीत लिया, जिससे पूछो कह रहे जी बहुत बढ़िया आदमी है। जैसे मान लो कोई नया आदमी क्या, हाँ भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अरे चिंता मत कर, मैं तो जितनी बार करता हूँ अगले हफ्ते पूरे मिल ही जाते हैं, विश्वास जीत लिया। अब लोगों ने क्या किया जी, अपने घर का सोना बेच के, अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के, और ये इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो आप उसको दे के आए जी 3 लाख रुपए, जब अगले मंडे गए तो वहां बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। आप कोर्ट में चले जाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर पढ़ते हो, उसमें एक टर्म होती है जी वायबल बाय कॉन्ट्रैक्ट। वायबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, ये है, और वो क्या क्या कोई टर्म होती है ना, कोर्ट में नहीं, कोर्ट में उसकी वो होनी चाहिए ना, कॉग्निजेंस लेना चाहिए कोर्ट को, क्या टर्म यूज करते हो आप, इट शुड बी बाय लॉ लिखा होता है ना, हाँ एनफोर्समेंट, वही मतलब कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले उसकी एनफोर्समेंट, इट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। अब आप जज साहब के पास गए जी, इसने मेरे 3 लाख रुपए मार लिए, आपको पूरी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी, तो जज साहब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जज साहब, ये एनफोर्स मतलब इसको कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, इसकी नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा रूल क्या, अब जिस बात पे मैं आ रहा हूं उसको समझो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आप एक चीज देखो जी, 100 रुपए आप एक हफ्ते लेके दूसरे हफ्ते 200 रुपए दे रहे हो, 100% ब्याज है जी एक हफ्ते का।
एक हफ्ते का, मैंने एक साल का लिख दिया। 100% ब्याज है जी एक हफ्ते का। एनुअल ब्याज कितना हो गया जी, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 5200% का ब्याज मिल रहा है आपको। और हमारा रूल क्या है, देखो रूल ये सबको पता होना चाहिए। रूल क्या होते हैं जी, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा होना चाहिए जी लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये काम आने वाले हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है जी, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मेरे को उस पर 11% का प्रॉफिट हुआ जी, 1,10,000 10,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 11% मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है। मेरे को अगर मान लो 5% पे पैसा मिल रहा है, मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, 6% तो मैं फिर भी कमा लूंगा। मेरे को मान लो 4% पे पैसा मिल रहा है, मैं क्या कहूंगा 7% तो मैं फिर भी कमा लूंगा। मेरे को 15% पे पैसा मिल रहा है तो मैं कहूंगा भाई मैं कैसे इसका ब्याज कैसे चुकाऊंगा। भाई मेरी कमाई 11% है, मैं इस पूरे पैसे को बिजनेस में लगा दूं तो मैं कितने कमा पाऊंगा, 11%। तो मैं ब्याज 15% कैसे दे सकता हूं। तो एक आम आदमी को क्या सोचना चाहिए, जो आदमी मेरे को 5200% का ब्याज दे रहा है, ऐसा कौन सा बिजनेस करता होगा वो जहां से ही पैसा कमाएगा। आप इंडिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 5200% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब हमारे को इतना हैवी इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप सीएफओ, आप कंपनी को बोलो जी कंपनी में 100 करोड़ रुपए बड़े उठा के उसको दे जाते हैं, लुधियाना वाले को अगले हफ्ते 200 करोड़ हो जाएगा। तो ये सीएफओ की विजडम है। मैं ऊपर क्या टर्म लिखवाई, यू शुड इन्वेस्ट सो वाइजली कि हमारे को इनकम भी मैक्सिमम हो और हमारी वेल्थ भी मैक्सिमम हो। वाइजली का मतलब क्या है, आप कुछ तो सोचो भाई। ये फ्रॉडबाजी तो बहुत होगी हिंदुस्तान में, ऐसी बहुत चलती है। अब आप सीएफओ बन के सोचो जी लुधियाना वाली कंपनी में दे जाते हैं, अगले हफ्ते डबल हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। पैसे को कहां यूटिलाइज करना है, पैसे को कहां से अरेंज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये तो काम है। अब आपने डेफिनेशन पढ़ो, आपने क्या पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। दो ही तो काम करने होते हैं। पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कहां से आएगा, मैंने आपको कितने सारे सोर्सेज बताए। पैसा कहां जाएगा बता भी दिया, लुधियाना वाली कंपनी में भी जा सकता है। अब ये आपकी वाइस पे, आपकी विजडम पे डिपेंड करता है। तो हमेशा जहां से आपको ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है। देखो मैं आपको एक और बताता हूं जी, कोर्ट का केस है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। आप बताना इसमें कहां गलती है, आप लॉ के स्टूडेंट हो। आप कभी इससे NH1 बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे नंबर 1, मतलब ये करनाल, पानीपत, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, ये पूरी रोड जो होती है ना, ये होती है हाईवे, बहुत फेमस हाईवे। इसको NH1 बोलते हैं ना, NH1 बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे नंबर 1। नहीं क्योंकि ये जाते रहते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं जाते रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने कहा मैं जलंधर का हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी लोग इस हाईवे पे जाते हैं, तो काफी लोग जाते हैं, जम्मू भी उसी रूट से जाते हैं, सब वही रूट ही वही है सारा। चंडीगढ़ आगे, मतलब चंडीगढ़ तो घूम जाती है ना अम्बाला से, लेकिन सीधा लुधियाना, जलंधर आगे चले जाओ, सारा ये रूट है। अब इस रूट पे क्या होगा जी, आपने भी ऐसे एक्सपीरियंस बहुत बार देखे होंगे। आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हो, फर्स्ट क्लास गाड़ी पे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने कहीं पे थोड़ी सी गाड़ी हल्की की, या कहीं पे कोई रेड लाइट आ गई, कहीं पे कोई ब्रेक आ गया, कुछ आ गया, अपनी गाड़ी की, तो वहां पे ना कोई लोग खड़े होते हैं, शॉल बेच रहे हैं जी, कंबल बेच रहे हैं, घड़ियां बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बेच रहे होते हैं जी। मान लो आपको ब्लैंकेट मिल रहा है जी मार्केट में इसको 2,000 रुपए का, तो वो आपको कहेंगे जी 300 रुपए का ले लो, बिल्कुल पैक्ड होगा, फर्स्ट क्लास नया, देखने में 300 रुपए का। अब आप माइंड में सोचोगे यार 2,000 वाला ब्लैंकेट ये 300 में क्यों दे रहे हैं। अब आपने उनको कहा कि भैया इतना सस्ता क्यों दे रहे हो, तो आपको ना एक बड़ी पिट्टी टाइप बता देंगे जी मेरा बच्चा बीमार है, ये है, दूध पीने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बस अब ये मेरा कंबल बिकेगा तभी मैं रोटी खा पाऊंगा, इसलिए मैं दे रहा हूं। अब हमारे क्या होता है, हिंदुस्तानी लोगों को ना दया धर्म भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो उनको लगता है चलो खरीद लेते हैं, बेचारा रोटी तो खा ही लेगा, है ना। आपकी इंटेंशन क्या थी, बढ़िया इंटेंशन थी, ह्यूमैनिटी वाली इंटेंशन थी। आपने ये 300 रुपए का कंबल खरीद लिया, आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर गई,
वहां पे पुलिस वाले खड़े होंगे, आपकी गाड़ी रुकवा देंगे, चेकिंग कराओ जी। क्या हो गया जी, हमारे यहाँ पे कंबल की फैक्ट्री है, वहां चोरी हो गई है और कंबल चोरी हो गया और पता चला जी यहीं पे कोई है, आपकी गाड़ी चेक हुई, उसमें से कंबल निकल गया। अब वो आपको कहेंगे जी ये कंबल कहाँ से आया, आप कहोगे जी मैंने तो खरीदा, ला बिल दिखा भैया, जीएसटी का कोई बिल हो, कोई बिल हो, कोई आपने कोई दिया, कोई रसीद हो, कोई कुछ हो। भैया आपने किसी सामान खरीदा, कोई रसीद हो, कोई बिल हो, कोई जीएसटी नंबर हो, नॉन जीएसटी नंबर हो, कुछ तो हो। आपने कहा जी कुछ नहीं है। आप कभी भी देखो, अगर आपने, मेरे को पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, आप इंडियन पिनल कोड, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, भारत न्याय संहिता क्या नाम हो गया उसका, उसके देखो नई सेक्शन तो मुझे याद नहीं, पुरानी सेक्शन है, मतलब चोरी और जिसके घर में चोरी का सामान मिले बराबर के अपराधी हैं। मान लो मेरी गाड़ी चोरी होगी और किसी के घर में पड़ी मिल गई, तो अंदर तो वही जाएगा, वो कहेगा जी मैं तो यहां से लाया, वहां से लेगा, कहेंगे भाई तू बता, प्रूफ दिखा तू कहां से गाड़ी लाया, और नहीं तो हमें एक्चुअल चोर ढूंढ के बता, नहीं तो तू ही चोर है, चल अंदर फिर। तो आपके घर में चोरी का सामान मिल गया तब भी वही सजा है, जो चोर की सजा है वही आपकी सजा है। ये सामान कहां से है आपके पास, मेरा चोरी हो गया, मेरी तो एफआईआर लिखी हुई है। अब आप बताओ, आप सोचोगे यार मैं तो फंस गया। अब हाईकोर्ट में चंडीगढ़ में केस चला गया, कहने लगे जी मैंने तो ऐसे दया धर्म के नाम पे उसको 300 रुपए देके कंबल खरीद लिया। तो जज साहब ने कहा भैया दया धर्म दिखा रहे तो 300 रुपए उसको वैसे ही दे देते, भाई तो 300 रुपए ले जाओ, तुमने बच्चों को खाना खिला दे, तू दूध पी ले, बच्चा खाना खा ले, जो तूने करना कर रहे, लेकिन ये मैं कंबल नहीं खरीदता। तो इतनी तो लेमैन को नॉलेज होनी चाहिए कि भैया मैं 5,000 की चीज 500 में खरीद रहा हूं, तो इसके पीछे क्या लकुना है। तो ये फाइनेंस में सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सो वाइजली आपको चीजें खरीदनी है, सो वाइजली इन्वेस्ट करना है, सो वाइजली सब चीजें करना है। अब आपको मन में आ रहा होगा ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आप कहीं पे भी चले जाओ आपको मिलेंगे, ये पेन खरीद लो जी, 3 रुपए के 5 पेन दे रहे हैं जी, ये खरीद लो जी, वो खरीदो जी, कुछ नहीं होता ये। अब ये पेन वैन में तो कोई क्या ही कर लेगा, उसके तो कौन से बिल मिलते हैं, पेन तो आप बोलो जी मैंने खरीदा तो बिल भी कौन सा मिलता है पेन का। लेकिन कंबल खरीद लिया, घड़ी खरीद ली, घड़ी खरीद लीजिए, अब घड़ी खरीद लीजिए, एचएमटी की घड़ी थी, अरे भैया इतनी बड़ी कंपनी की घड़ी है, बिल तो होगा नहीं होगा उसका, कोई तो बेचेगा, कोई तो डीलर होगा उसका एचएमटी का, या कोई भी आदमी घड़ियां बेचनी शुरू कर देगा। तो ये सब चीजें ना, मतलब आपको बीइंग ए फाइनेंस मैन यू शुड बी वाइज। तो हमने केवल डेफिनेशन देखी अभी, क्या चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, कौन सा कहां से फंड्स आ सकते हैं, कहां हमारे फंड्स आ सकते हैं, कहां पे रिस्क कितना है, कहां पे रिटर्न कितनी है। तो वो ये कहते हैं कि देखो जब आप कहीं पे भी पैसा, भी तो हमने सोर्स की बात की, आप पैसे को यूटिलाइज भी करना है, डिप्लॉयमेंट भी करना है। तो डिप्लॉयमेंट करेंगे तब किस किस चीज का ध्यान रखेंगे, भाई हमारे को देखो हमने जो पैसा अरेंज किया वो मेरी कॉस्ट आ गई जी 9%, मैंने पैसा अरेंज किया जी, जहां से भी अरेंज किया मेरी कॉस्ट आ गई 9%। अब मैं जहां पे भी पैसा डिप्लॉय करूंगा, जहां पे भी पैसा यूटिलाइज करूंगा, यूटिलाइज कह लो, डिप्लॉय कह लो, तो वहां मुझे कम से कम 9% से तो ज्यादा मिलना चाहिए ना। भाई मैं पैसा उधारा ले रहा हूं 8% पे और उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं 6% पे, तो मैं कौन सा सीएफओ हो गया भैया, कौन सैलरी दे देगा मुझे। तो हम जो भी डिप्लॉयमेंट में करेंगे फंड, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को रिटर्न कितनी आ रही है, हमारा रिस्क कितना है। तो हमारा रूल क्या कहता है जी, देखो रूल ये कहता है 2 चीजें देखनी पड़ती हैं, एक तो रिस्क और एक रिटर्न, एक तो रिस्क और एक रिटर्न। अब हमारा रिस्क तो होना चाहिए मिनिमम और रिटर्न होनी चाहिए मैक्सिमम। जहां पे ये दोनों चीजें बैठती हैं वहीं तो हम फंड डिप्लॉय कर पाएंगे। आपने स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, आपने इन्वेस्टमेंट में लगाने हैं, आपने जीटी रोड से कंबल खरीदना है, या जो भी आपने करना है तो आपके ऊपर है ना सारा, भाई पैसे को कहां लगाते हो, किधर नहीं लगाते हो, क्या करते हो। तो ये क्या होता है जी, सिंपल सी बात है कि हमारा रिस्क मिनिमम होना चाहिए। अब देखो लुधियाना वाली कंपनी है, आपको रिटर्न कितना है जी, इससे बड़ा इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन रिस्क भी देखो कितना है। रिस्क क्यों है, मान लो उसने आपको कागज भी साइन करके दे दिया, एक वो डीपी नोट क्या बोलते हैं, डीपीएन भी दे दिया आपको, डिमांड परमिशन नोट दे दिया बना के कि भैया आई प्रॉमिस टू पे दिस मच अमाउंट नेक्स्ट मंडे, और उसने नहीं दिया, क्या बिगाड़ लोगे आप उसका।
कोर्ट में एनफोर्सेबल है नहीं, जज के घर निकलो बाहर और बोलेगा इसको भी साथ अरेस्ट कर लो, ये सारे 2 नंबर के लोग हैं। भाई आपको अगर इतनी समझ नहीं आ रही कि 5000% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है और आप उस लालच में फंस भी रहे हो, इट मीन यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट वे। तो ये सब चीजें क्या होता है जी, अब देखो हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो केवल एंड केवल देखो मैंने आपको 2 लाइन की डेफिनेशन समझाई है 1-1.5 घंटे में, क्या चीज है। तो हर चीज को बहुत माइन्यूटली आपने सोचना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग को उसी वे में लगाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपने क्या लिखा जी, मैं थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा सा पॉइंट और रहता है। आपने लिखा था जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। इज ए प्रोसेस का मतलब है जी ये चीजें कॉन्टिन्यूसली चलती जाएंगी ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। so wisely to achieve the motive of number 1 profit maximization and number 2 wealth maximization। अब हम बात करते हैं जी, ऊपर वाली बात तो मेरे ख्याल मैंने थोड़ा कोशिश किया आपको बताने की। अब हमारी ये चीज रहेगी जी प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या चीज है। एक तो हो गया जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक हो गया जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो आप इन दोनों के बारे में बताओ जी, कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा शॉर्ट रन का है, कौन सा लॉन्ग रन का है, कौन सा क्या है, सोचो थोड़ा सा। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? बोलो मैडम क्या होना चाहिए, पीछे से पूछो। मैडम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम करनी है और एक होता है वेल्थ मैक्सिमम करनी है। पहले मैं आपको बिल्कुल जनरल एग्जांपल देता हूं जी। मान लो जी आप कोई भी शॉपकीपर हो, छोटे दुकानदार हो बड़े दुकानदार, बात नहीं कर रहे, अभी हम एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जी। आप एक छोटे से शॉपकीपर हो जी, आपके पास कोई बहुत मजबूर आदमी आ गया, आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 100 रुपए वाली चीज 600 रुपए की बेच दी अनएथिकल वे में। होता है कभी, एग्जाम्पल देखो, कई बार तो ऐसा होता है, हमने तो फार्मासिस्ट भी देखे हैं, भाई रात को 1:30 बज गए हैं, बहुत जरूरी कोई दवाई चाहिए, तो भैया वो कहेंगे नहीं जी हमारी तो दुकान बंद हो गई है जी, ये वो जो भी करोगे तो दे चार्ज मोर, है ना। काफी होता है, कोई कहीं पे भी चले जाओ, हमारे घर में कोई इमरजेंसी होगी, सामान लेने जाओ जी दुकान बंद हो गई है, मैं तो 100 वाली चीज के 500 रुपए लूंगा। आपने अनइथिकल वे में किसी से पैसे ज्यादा ले लिए, तो बताओ मैंने अपने इनकम को बढ़ाया या कम किया है? और अपने वेल्थ का क्या किया है? मेरी मार्केट में गुडविल क्या होगी, 1 नंबर के चोर है भैया कभी चले मत जाना। तो धीरे 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 क्या होगा जी, आपकी मार्केट कम होते 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 क्या हो जाएगी, खत्म। तो हमारी वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग है। देखो हम मान लो कोई भी काम करते हैं, अनइथिकल काम नहीं करते, बिल्कुल इथिकल वे में काम करते हैं, मॉरल ग्राउंड्स पे काम करते हैं, फिक्स रेट रखते हैं, नॉर्मल हर कस्टमर की अच्छी कदर करते हैं, हर कस्टमर को बड़े प्यार से बोलते हैं, मार्केट में क्या रेपुटेशन होगी कि भैया कोई भी सामान तो वहां चला जाए, बहुत बढ़िया आदमी है। चाहे तो किसी छोटे बच्चे को भेजे, ये नहीं कि वो उल्टे सीधे रेट बताएंगे, फिक्स रेट है उनके, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। तो धीरे धीरे अगर आज आपकी 1 लाख रुपए की सेल है और मान लो आप 10% प्रॉफिट कमाते हो, कल को आपकी यही सेल बढ़ के 20 लाख की हो जाएगी। तो धीरे 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 क्या होगा जी, आपकी गुडविल मार्केट में बढ़ रही है, और आपकी गुडविल बढ़ रही है तो क्या होगा जी, आपकी वेल्थ बढ़ रही है। गुडविल वेल्थ ही तो है हमारी, कंपनी में भी यही होगा। मानो जी आज आपके शेयर की कीमत है 20 रुपए मार्केट में, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 20 रुपए, 10 रुपए का शेयर था 20 रुपए का। आपने देखा जी कंपनी में फ्रॉड हो गया, कंपनी में ईडी का छापा पड़ गया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या क्या नोटिस निकाल दिया, यार ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है। आपके मार्केट में शेयर का रेट कितना हो जाएगा जी, घट के 10 रुपए से भी कम आ जाएगा।
क्योंकि लोग कहेंगे इस कंपनी का शेयर बेच भाई, पता नहीं कल को जेल ही चले जाएंगे, हमारे पैसे भी मरेंगे, जितने का बिकता है बेच के खत्म करो काम। और कोई आदमी उस कंपनी में वैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जिस आदमी के पास 1000 शेयर थे, मान लो पहले वेल्थ थी 20,000 की, अब वेल्थ घट के और भी कम हो जाएगी, शेयर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं आपकी कंपनी का। पहले आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी थी, मान लो आपके 1 लाख शेयर थे, 20 रुपए की वैल्यू थी, 20 लाख की वैल्यू थी कंपनी की, आज वो शेयर घट के 8 रुपए का हो गया, तो हमारी वेल्थ कम हुई कि ज्यादा हुई? तो जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये शॉर्ट रन के लिए होता है। भैया आज एक ही दिन है, काट लो जिसको जितना काटना है, कल को दोबारा आने वाला भी नहीं है आपके पास। और जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो क्या है, लॉन्ग रन का है। अब एफएम में क्या करना होता है हमारे को, हम फंड्स लाएंगे या हम फंड्स को डिप्लॉय करेंगे। हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गुडविल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर फ्यूचर की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए पर वेल्थ के ऊपर ज्यादा देना है। और जो हमारी वेल्थ इंप्रूवमेंट है, वेल्थ मैक्सिमम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे तो कंप्रोमाइज कर सकते हो, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो जाएगा, लेकिन वेल्थ के लिए कंप्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है भैया 100 रुपए कम कमा लिए चलेगा, लेकिन इतनी गुडविल मार्केट में बना ली, इतना ज्यादा होगा कि कल को हमारी वैल्यू बढ़ी रही है मार्केट में। ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमम क्या वेल्थ में। तो मैंने यहां तक की आपको बात बताई है। देखो मैंने 1-2 सेंटेंस 2 लाइनों की डेफिनेशन में लिखवा के खत्म भी कर सकता था, रटा मार लेना भैया हो गया काम। लेकिन आप बताओ मेरे को, पूरा आप 6 महीने एफएम पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा हम क्या करने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन को कौन पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता, बुक में लिखी हुई है तो लिखी हुई है, पेपर वाले दिन रट्टा मार लेंगे। अब आप सेकेंड लाइन और लिखो जी, उसमें पहली लाइन आपने लिख लीजिए, बस ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, सेकेंड लाइन लिखो जी। आप सेकंड पॉइंट लिखोगे जी, पहला पॉइंट हम लिखोगे जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स सो वाइजली कि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और हमारी वेल्थ भी मैक्सिमम हो। कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां कहां से फंड आ सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है, कैसे कैसे रिटर्न कंप्यूट करनी है, ये सब चीजें आपने की। सेकेंड आप लिखेंगे जी एफएम के बारे में। एफएम का कह रहे हूं जी, एफएम रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूं जी। अराउंड 3 ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव होता है जी हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस, दूसरा हमारा होता है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और तीसरा होता है जी हमारा डिविडेंड डिसीजंस। मतलब पूरी की पूरी एफएम इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला तो हो गया जी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने फाइनेंशियल डिसीजन का थोड़ा सा पार्ट आपको बताया भी है। फाइनेंशियल डिसीजन ये कहते हैं कि फंड्स को कहां कहां से लाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, हमारा एक चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने लिखवाया है, अगर मैं कर पाऊंगा तो इसको स्ट्रेस में भी देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं मान लो डिबेंचर इश्यू करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आती है, मैं मान लो इक्विटी करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आती है, 50% इक्विटी 50% डिबेंचर करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आती है, 60% इक्विटी 40% लोन करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आती है। मेरे को सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे और जो मेरा सबसे सस्ता सोर्स होगा वही करना पड़ेगा। ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आएंगी कि भैया मेरे को 5 करोड़ चाहिए, मान लो मैं 2 करोड़ तो इक्विटी से ले आता हूँ, 1 करोड़ स्टेट बैंक से लोन ले लेता हूँ, 2 करोड़ के डिबेंचर इश्यू कर देता हूँ, तो मैं देखूंगा मेरी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी। फिर मैं दूसरा देखता हूँ जी 100% इक्विटी ले आता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर मैं मान लो 100% डेट तो नहीं ला सकते, क्योंकि कंपनी लॉ में, आपने कंपनी लॉ तो बहुत पढ़ते हो आप, प्रोविजन है उसमें 100% डेट तो आप ला ही नहीं सकते। मान लो आप कहते हो जी 40% डेट ले आता हूं, 60% इक्विटी करता हूं, तो मेरी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में करोगे, नंबर 1 तो फंड्स आएंगे कहां से, जहां से भी आएंगे फिर उनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो कॉस्ट महंगी पड़नी चाहिए सस्ती पड़नी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमम है, तो सस्ते रेट पे मिलना चाहिए ना हमारे को। मान लो हमारे को लोन मिल रहा है जी 30% पर एनम पे,
आप कहोगे जी मेरा क्या जा रहा है, कंपनी का ही है, तो भैया ऐसे नहीं चलेगा ना काम। तो कंपनी को किस रेट पे चाहिए, हमारा मोटिव क्या है, कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हमारी वेल्थ मैक्सिमम हो। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करते हैं, अब हमने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो मैंने आपको बोला जी इन्वेस्टमेंट का तरीका बताइए मैंने आपको। एक तो रिस्क कहां पे होगा, रिटर्न कहां होगी, जहां पे रिस्क मिनिमम हो, जहां पे रिटर्न मैक्सिमम हो, जहां पे लिक्विड। अच्छा एक चीज बताओ जी, एक तरफ है जी आपके पास स्पेयर पैसा था, मान लो आपके पास, थोड़ा थोड़ा अपना अपना आइडिया बताना जी। देखो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछता हूं कि थोड़ा थोड़ा ना आप एक्टिव हो जाओगे और आपका माइंड भी ज्यादा चलेगा। केवल लिखवा के वन साइडेड बोल के चले जाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, फिर मैं आपको एफएम अच्छी तरह पढ़ा रहा हूं, फिर तो होगा कि फॉर्मेलिटी है कि कोर्स पूरा करना है मैं करवा दूंगा, पर आपको अच्छी तरह एफएम पढ़ पाओगे वो मेरे को ज्यादा मजेदार काम नहीं लगते जी। देखो एक एक करके सब बताना है जी। मान लो जी हमारे पास 20 लाख रुपए स्पेयर था, हमने इसको इन्वेस्ट करना है। एक आदमी कहता है जी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, एक आदमी कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों ने अपने अपने लॉजिक बताया। ये तो बिजनेस की बात नहीं कर रहे, सीएफओ की बात नहीं कर रहे, एक लेमैन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपने शायद नहीं पढ़ी, आप कम पढ़ते होगे, मैं फाइनेंस की न्यूज ज्यादा पढ़ता हूं। हर साल जो कैलेंडर ईयर खत्म होते हैं ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो इंडिया का होता है, कैलेंडर ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड का। तो वो ना पूरे वर्ल्ड की फाइनेंस की एक्टिविटी का आते हैं जी, किस में क्या हुआ। तो जो इंडिया की रिपोर्ट आई हुई थी उन्होंने कहा जी 2025 में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है, नहीं आप गलत बता रहे हो, सबसे ज्यादा हुई है सिल्वर में। सिल्वर में हुई है 169% की। अभी डाटा नया नहीं है, मैंने कल परसों पढ़ा इसलिए मुझे याद है, 169% की। मतलब आपने 1 जनवरी 2025 को अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 31 दिसंबर को वो 2,69,000 2,69,000 हो गया जी। 169% की ग्रोथ हुई है। गोल्ड में ग्रोथ हुई है 87% की, और जो बाकी नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वहां हुई है बिटवीन 8 to 10। ठीक है। अब अभी भी काफी लोग आपको ये कहते रहेंगे कि अभी तो गोल्ड 2 लाख रुपए हो जाएगा, 3 लाख रुपए हो जाएगा, अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पिछली बार देखो जी 86% ग्रोथ हुई, इस बार फिर 86% ग्रोथ होगी, कहेंगे ना। तो आपके पास मान लो 20 लाख रुपए है, आपको दो ऑप्शन है, किसने दो ही ऑप्शन दिया आपको कि या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे, सारी मार्केट की कंडीशन देखो। आप मान लो सीएफओ की बात छोड़ो, ये पर्सनल छोड़ो, पहले एक एक करके बताओ जी। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, अच्छा रीजन भी, दोनों में से प्रॉपर्टी पॉजिटिव क्यों है और गोल्ड नेगेटिव क्यों है आपके माइंड में। मतलब आपको ये लग रहा है, जो आप कहना चाहते हो कि मेरे को फ्यूचर में गोल्ड में ग्रोथ कम नजर आ रही है और प्रॉपर्टी में ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए प्रॉपर्टी में जाना चाहोगे, ये कहना चाहते हो आप। ये कहना चाहते हो जी, ये जिसको मतलब है भाई अभी गोल्ड का रेट पहले ही बहुत हाई है, अब और इतना बढ़ेगा ऐसी उम्मीद कम है, यही कहना चाह रहे हो ना। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हैं। चलो आपके हिसाब से मैडम गोल्ड में रीजन। हाँ जी, बढ़ने के चांसेज है, बहुत ज्यादा चांसेज है। पिछली बार 86% बढ़ गया, इस बार और भी बढ़ सकते हैं ना। चलो और आपके हिसाब से मैडम गोल्ड में, आपके हिसाब से गोल्ड पक्का। चलो कल 20 लाख रुपए लेना, फिर गोल्ड ही खरीदेंगे। और बोलो जी गोल्ड में। जी मैडम प्रॉपर्टी इधर से, दोनों में। अब एक चीज देखो जी, मैं बताता हूं, मैंने आपको क्या बोला, नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 रिटर्न। रिटर्न के मामले में दोनों अनप्रिडिक्टेबल है, प्रॉपर्टी में कितनी ग्रोथ होगी, गोल्ड में कितनी होगी, अनप्रिडिक्टेबल है। जहां तक आगे रिस्क की बात, मैंने आपको रिटर्न में तो दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है, या तो मेरे को गारंटेड बता दो जी गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, कोई गारंटेड बता दो जी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, अनप्रिडिक्टेबल है। तो रिटर्न के मामले में दोनों एट पार आ गया जी, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें कुछ नहीं पता। अब आते हैं जी रिस्क के ऊपर।
आप बताओ जी दोनों में से रिस्क क्या है? गोल्ड को आप आधी रात को भी कहीं जाके बेच सकते हो। आज मान लो मुझे एकदम मुसीबत होगी, मुझे 15 लाख की जरूरत है, मैंने गोल्ड तो कभी भी जाके बेच दूंगा, थोड़े पैसे कम मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। आप देखो, मैं आपको बहुत सारे केसेस बताऊंगा, मैंने अपने बुक में मेंशन भी किया हुआ। एक बंदे के घर में इमरजेंसी आ गई जी, उसकी वाइफ बहुत बीमार हो गई, एक्चुअल केसेज है वो, और बिल्कुल डेथ और उसकी नौबत आ गई, इमीडिएटली 15 लाख रुपए चाहिए। भैया गोल्ड को तो बेच दो, 100 रुपए कम मिल जाएंगे, 1000 रुपए कम मिल जाएंगे, भैया आदमी की जान तो बचाएंगे, खर्च तो करेंगे। अब बताओ प्रॉपर्टी पड़ी है, कैसे बिकेगी? पहली बात तो 50 प्रॉपर्टी डीलर देखने आएंगे, कौन सी है मुझे दिखा तो सही पहले, उसका फिर सौदा लगाऊंगा। फिर मान लो कोई कस्टमर लग गया तो वो कहेगा जी मैं तो अभी तो पैसे नहीं दे सकता, अभी तो मैं टोकन मनी दूंगा जी 2 लाख रुपए, तब तक हमारा पेशेंट तो गया काम से। तो केवल आप रिटर्न की बात करोगे तो इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड सीएफओ। कई बार मैंने आपको क्या बोला, हमारे को रिटर्न छोड़नी पड़ती है, रिस्क भी तो देखो। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है, गोल्ड की लिक्विडिटी कितनी अच्छी है। आप जिस टाइम आपके पास गोल्ड हो 5 मिनट में कहीं चले जाओ बिक जाएगा। कोई भी आप 5% कम पैसे दे देगा, 10% ज्यादा दे देगा, कोई मतलब मनी का भी लॉस होगा ना, लिक्विडिटी तो है। प्रॉपर्टी में तो ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट आपके पास केवल एंड केवल यही इन्वेस्टमेंट है, और वो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी। अब बताओ, मान लो कल को आपको इमीडिएटली अगर फंड्स की जरूरत पड़ी तो कहां से लाओगे? तो उनकी बात तो फिर भी ठीक है जी, चलो कुछ पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, कुछ लिक्विड में लगा दिया, तो इमरजेंसी वाला काम तो निकल जाएगा। मान लो आपके पास 20 लाख थे जी, आपको अर्जेंसी 5 लाख की है, कुछ पैसा मतलब डाइवर्सिफाइड रखा हुआ आपने, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में है, कुछ पैसा गोल्ड में रखा हुआ है, कुछ सिल्वर में रखा हुआ है, कुछ कहीं है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन मतलब सारा पैसा उठा के आपने ब्लॉक्ड एसेट में डाल दिया, हो सकता है ना सर, कल को हमारे घर में इमरजेंसी होगी, अब हमारे पास तो प्रॉपर्टी अभी 100 करोड़ की है, बताओ भैया कैसे करोगे? अच्छा एक चीज और है, मान लो आपके पास गोल्ड था 20 लाख का, आपको जरूरत पड़ी 3 लाख की, तो केवल 3 लाख का गोल्ड बेच दो। अब प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे? भैया 4 ईंटें तोड़ के ले जा, बाकी खड़ा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। तो पूरी डिस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा डिस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और या फिर नहीं करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रही है आपके सब्जेक्ट में क्या चीजें करनी है आपको? फाइनेंशियल डिसीजंस, कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज बेचनी चाहिए, कहां पे रिस्क है, कहां पे रिटर्न है। ठीक है, मेरे को टाइम बता देना, पर आप ये मत कहना जी हमारा टाइम ज्यादा लगा दिया आपने। ठीक है, अभी खत्म करते हैं 5 मिनट में। अच्छा, तीसरा हमारा होता है जी डिविडेंड डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजंस, बस 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे सर। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या, क्योंकि ना कल से हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, थोड़ा सा बेस बनाना था मैंने, तो बेस आपको समझ में आ गई, सोर्सेज क्या क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, रिस्क क्या होता है, कौन सी चीज क्या होती है, वो सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे मालूम है ये चाहे सीए वाले हो चाहे सीएमए वाले हो ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। डे 1 पे ना आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है। अरे ये क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा? ये भी आपके जैसे ही है, 5:30 बजते ही बंद हो जाता है। चलो ठीक है, खत्म करो काम को। चलो ठीक है।